हेलो एवरीवन। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब हमको ये तो समझ में आ गया है कि हमको क्या करना है, वाइल्ड लाइफ को और प्लांट्स को बचाने की कोशिश करनी है। यानी जंगलों के अंदर रहने वाले जितने भी एनिमल्स है, जितने भी प्लांट्स है, जितने भी इंसेक्ट्स है, उन जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सबको हमको बचाने की कोशिश करनी है। वैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शंस ले रखे हैं, लेकिन फिर भी जब तक हमारा इंडिविजुअल का खुद का रोल नहीं होगा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तब तक हम ये मान ही नहीं सकते कि कोई भी कंट्री जो है किसी भी काम में सक्सेसफुल हो सकती है। भाई जब इकोनॉमी की भी बात करें तब भी क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब तक पीपल का सपोर्ट नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती। जैसे हम कई बार बोल देते हैं ना कि हम अकेले क्या करेंगे, बाकी सबका सपोर्ट होना चाहिए, सबके साथ में होगा तभी काम होगा। तो वैसे ही अगर हम सोचे कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने ठेका ले रखा है या उन्होंने अगर जिम्मा ले रखा है वाइल्ड लाइफ को बचाने का, तो उनके अकेले से ये पॉसिबल नहीं है। जब तक कि सारी जनता जो है, जितनी पॉपुलेशन है हमारी, जब तक वो सारी एक साथ नहीं आएगी, जब तक उन सबका एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, भले ही वो माइनर ही क्यों नहीं हो, जब तक वो कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक हम ये सोच ही नहीं सकते कि हम हमारी वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। तब तक तो ये होगा कि जो रेड डेटा बुक है वो कंटिन्यूअसली, उसके अंदर नाम है, इंक्रीज होते रहेंगे और उस बुक के पेजेस भी बढ़ते रहेंगे जब तक हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो आई होप कि आप सबको पता है कि अब हमें किस तरह से और किस किस प्लेस पे अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए। तो जब इतनी सारी चीजें अब आपको पता चल चुकी है, तो क्यों नहीं हम इनके क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं, ताकि हमारे एग्जाम्स का भी हम थोड़ा सा ध्यान दे दें। भाई वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए तो हम एक्शन ले ही रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए भी तो कुछ एक्शन होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम हमारी बुक्स को अब ऊपर रख देंगे और अब हम बन जाएंगे समाज सेवी और जाके वाइल्ड लाइफ को बचाने का काम करेंगे। नहीं, हमें एग्जाम्स भी देने हैं। भले ही हम पेपर बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम्स तो देने ही है हमको। उसके लिए हमको पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ने के साथ साथ में हमको क्वेश्चन आंसर्स भी देखने पड़ेंगे। सिर्फ थ्योरी पार्ट से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सो आज हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, हम देख रहे हैं हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, ताकि हमें एक क्वेश्चन के पैटर्न का पता चल जाए कि भाई क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस किस टाइप से हमारे एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो आई होप कि सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे मैचअप्स है, चाहे फिलअप्स है। भले ही कुछ आए या ना आए, लेकिन इनके अंदर तो हम हमेशा रॉक करते हैं। तो ऑब्वियसली ये हुआ ना हमारा फेवरेट क्वेश्चन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स का ही फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम। दैट इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। एक ऐसा प्लेस जहां पर एनिमल्स को अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं। सी, हमने गवर्नमेंट की बहुत सारे रिजर्व्स को, पार्क्स को देखा था कि भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक बाउंड्रीज बना दी है कि भाई आपको यहाँ तक अंदर आना ही नहीं है, या अपने हिसाब से उन्होंने कहीं कहीं पर परमिशन दे रखी है ट्राइब्स को रहने की, कहीं पर बोला है कि हंटिंग नहीं करनी है, कहीं प्लांटेशन नहीं करना है, जानवरों को परेशान बिल्कुल नहीं करना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। तो उनके क्या नाम थे? तो एक था हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, जहां पर इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो रही थी, जहां इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो रहा था लोगों का, और साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ है उसका भी प्रोटेक्शन हो रहा था, उसका भी कंजर्वेशन किया जा रहा था। देयर वाज 3 जोन्स। 3 जोन्स के अंदर फर्स्ट हमारा जोन आता है कौन सा? द इनर जोन, दैट इज द कोर जोन। उसके बाद अगर बाहर आए तो बफर जोन, एंड उसके बाद की बात करें तो ट्रांजिशन जोन, जहां पर डिफरेंट जोन्स को डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स इट विल बी बायोस्फीयर रिजर्व, द सेकंड वन वाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड द थर्ड वन वाज नेशनल पार्क। तो जब हम बात करते हैं नेचुरल हैबिटेट की, कि भाई एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसके अंदर नेचुरल हैबिटेट ही है उनका, और वहां पर ही एनिमल्स को कंजर्व किया जा रहा है, तो वो कौन सा प्लेस होने वाला है तीनों में से? तो वो होने वाला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जहां पर क्या होगा, जहां पर जो एनिमल्स है उनको प्रोटेक्ट तो किया जाएगा, लेकिन उनके नेचुरल हैबिटेट में रहकर ही किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा कि भाई चलो ठीक है, अब तुम लोगों को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम तुम्हें किसी को मारने नहीं देंगे, तो तुम लोगों को यहाँ से निकाल के हम कहीं और ले जाते हैं, कहीं पिंजरे में बंद कर दे या हमारे घर के अंदर रख ले। ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें उनके हैबिटेट के अंदर, यानी उनके घर के अंदर ही हमको उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज एनिमल्स है, अगर आपने उनको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो भी परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, या हो सकता है कि अपने आप को सर्वाइव ही ना कर पाए और बिल्कुल ही थोड़े टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाए। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। दैट इज वाई हम क्या करेंगे, सारे एनिमल्स को, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उन सबको उनके हैबिटेट के अंदर रहकर ही वहां पर ही उनको प्रोटेक्शन देंगे। वहीं पर मॉनिटरिंग भी होगी उनकी, वहीं पर अगर कोई बीमार है कोई एनिमल तो उसका ट्रीटमेंट भी होगा,
लेकिन सब कुछ उनके अपने हैबिटेट के अंदर होगा, उनके खुद के घर में होगा। वो होता है ना होम स्वीट होम वाला सीन है, तो वहीं पर उनका सारा कुछ काम होने वाला है। तो ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, बट इन देयर नेचुरल हैबिटेट ओनली। फाइन, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज। वो स्पीशीज जो कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पाई जाती है। सी, हमने टाइप्स ऑफ स्पीशीज के बारे में पढ़ा था, वी हैव सो मेनी स्पीशीज। वैसे अगर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कोई भी आप ऑर्गेनिज्म ले लो, कोई भी एनिमल ले लो, कोई भी प्लांट ले लो, उनकी स्पीशीज बहुत सारी हैं हमारे पास में, बट हमने उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था कि भाई हाँ, इनको तो हमें बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, दे आर सो मेनी इन नंबर्स, तो ये एंडेंजर्ड नहीं हो रही है। लेकिन कुछ हमने देखा था कि हाँ, ये कुछ ऐसी है जो कि एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड है मतलब कि जिनको की देखने की जरूरत है, उनकी देखभाल करने की जरूरत है, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि डायनासोर्स की तरह हो जाए कि हाँ, हमने तो कहीं किताबों में देखा था, हमने कहीं डिस्कवरीज में देखा था, लेकिन कभी रियल में नहीं देखा। तो ऐसा कुछ नहीं हो, दैट इज वाई एंडेंजर्ड एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज की कैटेगरी बनाई गई है, सो दैट कि उसके अंदर सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को रखा गया है कि भाई हाँ, इनकी हमें देखभाल करनी है, तो इनको हमें बचाना है। कुछ ऐसी स्पीशीज के बारे में पढ़ा था जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जो अब दुनिया के अंदर नहीं है। हम भले पूरे दुनिया का कोना कोना ढूंढ लेंगे, लेकिन हमको वो स्पीशीज नहीं मिलेगी। जिसके अंदर हमने देखा था डोडो पक्षी, जो अभी रिसेंट में ही एक्सटिंक्ट हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखें तो डायनासोर्स तो हमको पता ही है, हमने भी नहीं देखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी आने वाली जनरेशन उनको कहाँ देखने वाली है। अब उसके अंदर एक स्पीशीज हमने और देखी थी, जो क्या थी, एंडेमिक स्पीशीज थी। कौन सी थी, एंडेमिक स्पीशीज थी। अब वो एंडेमिक स्पीशीज क्या थी, एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही मिलती है। उसके अलावा आप भले कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन वो आपको नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही आपको मिलने वाली है। These are called endemic species. Fine? चलो, come to the next part of the first question is migratory birds fly to far away places because of dash changes. जो migratory birds होती है, देखो migratory birds का मतलब क्या हुआ, वो birds जो particularly उनका native place तो कुछ और है, लेकिन वो ईयर के कुछ मंथ्स जो होते हैं, ईयर के कुछ मंथ्स ऐसे हैं जो क्या कर रही है, कहीं और जाकर बिताती है। भाई ठीक है, छुट्टियां मनाने चली गई, क्या फर्क पड़ गया, लेकिन फिर हमने उनको क्या नाम दे दिया, माइग्रेटरी बर्ड्स कि ये क्या करती है, ये माइग्रेशन करती है। माइग्रेशन कैसे हुआ, भाई एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर रह रही थी, अब क्या हुआ, कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई जिसकी वजह से उसने क्या किया, अपना प्लेस जो है वो चेंज कर लिया, वो वहां से उड़ के कहीं और जाकर रहने लग गई। ऐसा नहीं कि 2-3 डेज के लिए गई अपने ननियाल जाके घूम के आ रही है, नहीं, वो वहां पर कुछ टाइम तक रुकेंगी, कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक रुकेंगी, 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक वहां रुकेंगी, और उसके बाद फिर से अपने नेटिव प्लेस में आ जाएगी। छुट्टियां थोड़ी ज्यादा नहीं होगी, 3-4 मंथ्स, आप लोगों को तो नहीं मिलती है वैसे, बट स्टिल जैसे आपको गर्मी की छुट्टियां मिलती है 1 मंथ की, वैसे ही अब आई थिंक 1.5 मंथ पहले मिलता था, अब तो फिर भी और कम डेज हो गए, भाई 40 डेज के लमसम मिलता है आपको। बट इन माइग्रेटरी बर्ड्स का क्या होता है, ये क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जाती है। इनका ऐसा नहीं है कि ठीक है स्कूल की छुट्टियां हो गई तो चलो घूमने चल गए, ननियाल चलते हैं, घूमने चलते हैं, ददियाल चले जाते हैं, नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स का क्या सीन रहता है कि वो जहां पर रह रही है वहां की कुछ कंडीशंस ऐसी हार्श कंडीशंस हो जाती है कि वहां वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। भाई विंटर सीजन है, इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि वहां पर बर्ड्स का रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वहां जब वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी तो वो क्या करेंगी, अब उनके पास स्वेटर्स तो है नहीं, ना ही उनके पास में हीटर्स है अपने घर के अंदर जो वो आग लगा के वह बैठ जाएंगी। तो वो क्या करती है अपने आप को बचाने के लिए कि भाई जैसे ही विंटर्स आने वाली होती है वो अपने प्लेस से माइग्रेट हो जाएंगी, कहीं और चली जाएंगी, और वहां से 3-4 मंथ्स जब भी विंटर ओवर होने वाली होगी, जब नया सीजन आने वाला होगा, उस टाइम पर वो फिर से अपने नेटिव प्लेस के ऊपर आ जाएंगी। दीज आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। क्यों गई है वो कहीं और, किसी और जगह पे, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से गई है। किसकी वजह से गई है, वो गई है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, कोई पर्टिकुलर क्लाइमेट के चेंज की वजह से वो अपना प्लेस जो है वो चेंज कर चुकी है। अब उसको वहां नहीं रहना है, उसको कहीं और जाना है। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल हमने क्या देखा था, साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना था हमने कि भाई साइबेरिया जो है, साइबेरिया के अंदर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है विंटर सीजन के अंदर। दैट इज वाई जो साइबेरियन क्रेन होती है, दैट इज अ स्पीशीज ऑफ अ क्रेन। ठीक है, तो साइबेरियन क्रेन जो होती है वो क्या करती है, वो यहाँ से आ जाती है इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर आ जाती है। अब इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस पर जाती है, भरतपुर में जाती है, सुल्तानपुर में जाती है, वेटलैंड्स के अंदर जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वहां पर चली जाती है। क्यों, ताकि वो अपने आप को बचा सके, वहां से सर्वाइव कर सके।
और एक और रीजन क्या होता है फॉर द रिप्रोडक्शन। भाई इतनी ज्यादा ठंड है तो डेफिनेट सी बात है ब्रीडिंग तो हो नहीं पाएगी, ना ही रिप्रोडक्शन हो पाएगा। तो रिप्रोडक्शन के लिए भी वो क्या करती है, अपने प्लेस को चेंज कर देती है ताकि वो वहां पर अपने अंडे दे के आ सके और हमारे उनके जो बच्चे हैं वो इजीली वहां पर सरवाइव कर सके। वो वहां अंडे जो है हैच होकर उसमें से बेबीज निकल जाए और उसके बाद फिर वो ले आएंगे उनको वापस। चलो, सो आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन के लिए वर्ड्स क्या क्या है हमारे पास में। द फर्स्ट वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है। देन द सेकंड थिंग इज कि जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। एंड द थर्ड थिंग इज एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। एंड देन लास्ट आपको फ्लोरा और फाउना के बारे में बताना है। फाइन, कि भाई इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब बेसिकली डिफरेंसेस जानने से पहले हमको ये तो पता हो कि इन सब का मतलब क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या है। तो सी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा प्लेस है जहां पर क्या कर दिया जाता है, भाई उसके आसपास में कोई बाउंड्री तो नहीं होती है, बट ठीक है एक पर्टिकुलर प्लेस को कह दिया जाता है कि हाँ ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां पर क्या होगा, नेचुरल हैबिटेट में रहकर ही उन सारे वाइल्ड लाइफ की या एनिमल्स की या प्लांट्स की देखभाल की जाएगी और उनको जितना भी ट्रीटमेंट देना है, जितने भी उनकी मॉनिटरिंग करनी है, वो सारी की सारी कहाँ होगी, वो उसी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर होगी, वो उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर होगी। वहां से एनिमल्स को बाहर निकाल कर तो बिल्कुल भी नहीं। एंड अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन्स होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, 3 जोन्स होते हैं, ठीक है, देयर आर 3 जोन्स। सी, इसके अंदर क्या होगा, 3 जोन्स होंगे। 3 जोन्स में से जो फर्स्ट जोन होता है, फर्स्ट जोन यानी कि जो इनर जोन होगा उसको हम कहते हैं कि कोर जोन। क्या है ये है कोर जोन। अब ये जो कोर जोन होता है, यहाँ पर किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी का होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज बैन होती हैं। यहाँ सिर्फ वो लोग आते हैं जो कि यहाँ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हंटिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ और कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। ना आप यहाँ से कोई चीज़ ले जा सकते हो, ना आप यहाँ पर कोई चीज़ को डाल सकते हो, ना ही आप वहाँ से एनिमल्स को ले जा सकते हो, ना आप वहाँ पर हंटिंग कर सकते हो, ना ही आप प्लांटेशन कर सकते हो, ना ही यहाँ पर कोई टूर हो सकता है। लेकिन जब हम सेकेंड जोन में आते हैं, दैट इज द मिडल जोन, दैट इज बफर जोन। मिडल जोन इज द बफर जोन। Buffer zone, what we are talking about, we are talking about the biosphere reserves, okay, not wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries जो होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज आई टोल्ड यू कि एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहकर ही उन सारे एनिमल्स की या उन वाइल्ड लाइफ की देखभाल की जाती है, उनको केयर की जाती है उनकी। बट उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है, ना ही हंटिंग पॉसिबल है, चाहे किसी भी पर्पज से हो, लेकिन हंटिंग पॉसिबल नहीं है। ना ही आप वहाँ पर किसी एनिमल को मार सकते हो विदाउट पर्पज और विद पर्पज। उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज भी वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। नाउ कम टू दी अगेन, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, सेकेंड जोन क्या है, बफर जोन। बफर जोन का मतलब होता है कि एक ऐसा जोन जहां पर आप क्या कर सकते हो, जहां पर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ कर दिया जाता है। अब कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज में कौन सा होगा, टूरिज्म भी होगा। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या होगा, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज में होगा टूरिज्म। टूरिज्म को यहाँ पर अलाउ कर दिया जाता है। उसके अलावा हो जाएगा एजुकेशनल टूर्स पॉसिबल है, यहाँ पर एजुकेशनल टूर्स पॉसिबल है। उसके अलावा अगर हम देखें तो वाइल्ड लाइफ रिसर्च जो होती है, वाइल्ड लाइफ पर जो साइंटिफिक रिसर्च होती है वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो दीज आर सम प्लेसेस जहाँ पर ये पॉसिबल कर दिया जाता है। भाई ह्यूमन एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पर्टिकुलर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया जाता है, बिकॉज बायोस्फीयर रिजर्व इज द प्लेस जहाँ पर वाइल्ड लाइफ का तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, उनको तो कंजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, बट साथ ही साथ में और किसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, साथ ही साथ में और इकोनॉमी को भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, इकोनॉमिकली भी हम डेवलप हो रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व वो प्लेस आ जाता है जहां पर ना ही वाइल्ड लाइफ को नेग्लेक्ट किया जाएगा, ना ही ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स को नेग्लेक्ट किया जाएगा, दोनों को ही साथ में लेकर चला जाएगा। यानी यहाँ पर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, ना ही एनिमल्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ना ही ह्यूमन बीइंग्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दोनों का ही 50-50% रोल होगा और दोनों ही एक साथ में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है,
यहाँ सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान दिया जाएगा, वाइल्ड लाइफ पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, उनको पहले ही वहां से बाहर फेंक दिया जाएगा उठा के, नहीं नहीं नहीं, आपको यहाँ नहीं आना। ये पर्टिकुलर एरिया किसका है, तो ये पर्टिकुलर एरिया है हमारे वाइल्ड लाइफ का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ताकि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। बट बायोस्फीयर रिजर्व में एक ऐसा जोन बना दिया गया है जहां पर आप रिसर्च भी कर सकते हो, जहां पर आप एजुकेशनल टूर भी कर सकते हो, जहां पर टूरिज्म भी पॉसिबल है। व्हाई इट इज पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पर आपको अलाउ किया जाता है इन अ पर्टिकुलर जोन। उस जोन के अलावा आप अंदर की तरफ बिल्कुल नहीं जा सकते। आपने देखा होगा कई बार होता है कि जीप के अंदर लोग जो है वो घूमने जाते हैं, क्लोज जीप होती है, ओपन तो पॉसिबल नहीं है, बाग वाग शेर वेर आके कहीं हमें नाश्ता ना बना जाए, दैट इज वाई ओपन जीप नहीं होके क्लोज जीप होती है, उसके अंदर जाके लोग घूमते हैं। और साथ में कौन होता है, एक टूरिस्ट गाइड होता है, उस गाइड के अलावा हम वहां अंदर नहीं जा सकते। फाइन, तो ये कौन सा जोन होता है, बफर जोन होता है, किसका, बायोस्फीयर रिजर्व का। फाइन, उसके बाद थोड़ा सा हम आउटर साइड में आ जाते हैं। जब आउटर साइड में और आओगे तो इट विल बी योर ट्रांजिशन जोन। ये कौन सा जोन हो जाता है, हमारा ट्रांजिशन जोन होता है। और इस ट्रांजिशन जोन के अंदर क्या क्या अलाउड है, इस ट्रांजिशन जोन के अंदर कुछ लोग भी रहते हैं, इज इट, ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ लोग भी रहते हैं। और कौन से लोग रहते हैं, तो कुछ ट्राइब्स रहती है, कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स जो है, ट्राइबल एरियाज जो होते हैं, उनको वहां से हटाया नहीं जाता है, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि जो ट्राइब्स है, जो आदिवासी लोग हैं, वो उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं, वहीं से बिलोंग भी करते हैं, और उनकी पूरी लाइफ वहीं पर निकलने वाली है। हम चाहकर भी उनको वहां से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, तो भाई जब वो उनकी जो लाइफ है पूरी की पूरी फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, उनको कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो फॉरेस्ट से ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको हम वहां से निकाल कर अगर एक अच्छा सा बंगलो दे दे तो वो रह लेंगे, नहीं, उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो सिटी के तौर तरीकों से बिल्कुल वाकिफ नहीं होते हैं, ना ही उनको वहां पर रहना अच्छा लगता है। वो अपने जंगलों में ही खुश होते हैं, ना उनको हमारी तरह अच्छे अच्छे कपड़ों की, महंगे महंगे कपड़ों की, टीवी की रिक्वायरमेंट होती है, एसी की रिक्वायरमेंट है, स्टडीज़ की है, ये है वो है, इतना कुछ नहीं होता है। वो कम्प्लीटली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, फॉरेस्ट से ही चीज़ें लेते हैं, वापस फॉरेस्ट को ही देते हैं, उनका खुद का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है। तो ट्राइब्स की वजह से कभी भी फॉरेस्ट को नुकसान नहीं होता है। भाई जब हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं फॉरेस्ट को नुकसान होता है, लेकिन कभी भी ट्राइब्स की वजह से ह्यूमन एक्टिविटी फॉरेस्ट को नुकसान नहीं हो सकता, बिकॉज ये बहुत पहले के ज़माने से रहती आ रही है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जो ट्राइब्स होते हैं वो कम्प्लीटली मतलब 100% फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट है, चाहे उनको खाना पकाना है, चाहे उनको कुछ पहनना है, ओढ़ना है, चाहे कुछ खाना है, पीना है, सब कुछ उनका कहाँ से होगा, उनका फॉरेस्ट से ही होगा। दैट इज़ वाई हम उनको फॉरेस्ट से निकाल कर सिटी में नहीं भेज सकते। तो हमने क्या कर दिया, हमने उनको वहीं पर रख दिया कि भाई ठीक है, हम आपको एक पर्टिकुलर जोन दे देते हैं कि भाई आप जो है इस जोन के अंदर हैं, आप उसके अंदर या बाहर नहीं आ सकते। फाइन, तो ये भी खुश हो जाएंगे और साथ ही साथ जो है वो वाइल्ड लाइफ भी वहां पर कंजर्व हो जाएगी। तो दोनों को साथ में लेकर चलने वाला कौन है, बायोस्फीयर रिजर्व है। सो आई होप कि आपको इन दोनों के बारे में बेसिकली क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं कि बेसिकली अगर हमें बोला जाए कि इनके बीच में डिफरेंसेस लिखने हैं तो क्या होगा। देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आ सकती है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसका बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत लार्ज एरिया होता है, इसीलिए तो जोन्स डिवाइडेड होते हैं। इस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, इसके अंदर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती है। तो सोचो कितना बड़ा एरिया होगा। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज पचमढ़ी। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है जहां पर एक नेशनल पार्क बना हुआ है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हुई है। फाइन, चलो, सो आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है, बट स्टिल हम एक बार थ्योरी पार्ट भी देख लेते हैं ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो देखो, द फर्स्ट थिंग इज, जो कि इनके डिफरेंसेस में आएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। इन दीज एरियाज हंटिंग इज प्रोहिबिटेड। एज आई टोल्ड यू कि उनके खुद के नेचुरल हैबिटेट में रख कर उनको और फिर उनको प्रोटेक्शन देना, जहां पर हम हंटिंग को प्रोहिबिटेड कर देते हैं, दैट इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व, तो वहां पर क्या होगा, ये वो एरिया है जहां पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। दीज एरियाज कंटेन मेनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स होते हैं, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी जाती है, जैसे कि हम पचमढ़ी की बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि दीज एरियाज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल्स। यस, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वाइल्ड एनिमल्स को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो वाइल्ड लाइफ है, उनको तो प्रोटेक्शन देंगे ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे कल्चर को भी प्रोटेक्शन देंगे। किसको प्रोटेक्शन देंगे, हमारे कल्चर को भी प्रोटेक्शन देंगे। एज आई टोल्ड यू
कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको डाउनवर्ड्स में नहीं जाने देंगे, वो हमारी इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेंगे। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगा और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन भी होगा। फाइन, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। इन दीज एरियाज टूरिज्म इज परमिसिबल। टूरिज्म जो होता है वो परमिसिबल होता है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कोई भी जो टूरिज्म है वो पॉसिबल नहीं होता है। फाइन, चलो नेक्स्ट थिंग इज कि बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बट बायोस्फीयर रिजर्व के लिए क्या होगा, बाउंड्रीज आर फिक्स्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। सी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए ऐसा नहीं है कि बाउंड्रीज बना दी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक पर्टिकुलर एरिया भले ही डिसाइड कर दिया जाएगा, लेकिन वहां पर बाउंड्रीज बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, तो वहां पर कुछ बाउंड्रीज होंगी, बिकॉज वहां पर जोन्स डिवाइड किए गए हैं, द इनर जोन, मिडल जोन एंड द आउटर जोन। फाइन, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एग्जाम्पल क्या होगा, तो चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला। लेकिन अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वी नो वेरी वेल कि एक नाम हमने बहुत बार पढ़ा है, दैट इज पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और जिसके अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। एंड वी नो वेरी वेल कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या है, वन नेशनल पार्क है, वन नेशनल पार्क दैट इज सतपुरा नेशनल पार्क, एंड इसके अलावा क्या है, वहां पर है दो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम क्या है, तो एक का नाम है बोरी और दूसरी का नाम क्या है, पचमढ़ी इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई, उसके अलावा एक आ जाता है हमारा नेशनल पार्क। दैट मीन्स कि यहाँ अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये एक इतना बड़ा एरिया होता है जहाँ पर हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो वहां पर बायोस्फीयर रिजर्व उसके अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फाइन, सो आई होप कि इन दोनों के आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। अब फिर से एक बार क्वेश्चन पे आ जाए, बिकॉज हमारे पास सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं था डिफरेंशिएट करने के लिए, वी हैव 4 पॉइंट्स टू डिफरेंशिएट। तो द फर्स्ट पॉइंट वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा जू के बारे में देख लेते हैं। वैसे जू के बारे में सबको पता होता है, बट जू एक ऐसा प्लेस है जहां पर क्या होगा, दुनिया भर से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को लाया जाएगा और उनको पिंजरे के अंदर वहां पर बंद कर दिया जाएगा, और वो लोगों के लिए क्या होगा, एक पिकनिक स्पॉट होगा। जू इज अ प्लेस दैट इज जूलॉजिकल पार्क है, बेसिकली ये जूलॉजिकल पार्क का ही शॉर्ट फॉर्म है जू, एंड इट इज अ प्लेस जहां पर क्या होगा, लोग जो है वो पिकनिक मनाने आते हैं, लोग जानवरों को वहां पर देखने आते हैं। वैसे जानवरों को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बट स्टिल उनको वहां पिंजरे में बंद करके रखा है, तो ठीक है, वो हैरान परेशान वो वहां बैठे रहेंगे। लेकिन वहीं अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर घूमने जाते हो, तो वहां जानवर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपने चलते चलते उनको देखा, लेकिन जैसे ही जानवरों की नजर आपके ऊपर पड़ी, वो चुपचाप भाग जाएंगे, वो जाके खुद छुप जाएंगे, वो आपके सामने नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें जू की, तो वो भाग नहीं सकते, बिकॉज वो पिंजरे के अंदर कैद है। तो पिंजरे के अंदर कैद है, तो क्या हुआ, ये जो जू है ये पब्लिकली होता है, कोई भी आकर उसको देख सकता है। जानवरों को डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट कंट्रीज से लाया जाता है। देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्रीज जहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलते हैं, तो उनको पाए जाते हैं, तो वहां से उनको उठाकर लाया जाता है। नाम दिया जाता है प्रोटेक्शन का, लेकिन प्रोटेक्शन की जगह मुझे लगता है कि जितना हम अगर उनको फ्री छोड़ेंगे उतना बेटर है। अगर उनके खुद के हैबिटेट में ही उनको प्रिजर्व किया जाए, कंजर्व किया जाए, तो इट विल बी बेटर फॉर देम ऑल्सो। लेकिन अगर हम उनको पिंजरे में लेकर आएंगे, तो सोचो पिंजरे में रहने वाला पर्सन कितना परेशान होता है। हो सकता है ना कि वो डिप्रेशन में भी चला जाए, कई बार होता है। तो इवन इसी अगर ह्यूमन बीइंग को हम किसी पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं, तो सोचो उसकी क्या हालत होगी, बहुत परेशान हो जाएगा, वो भी ना डिप्रेशन में भी चला जाएगा। तो एनिमल्स का भी यही होता है, ऐसा नहीं है कि एनिमल्स परेशान नहीं होते या वो दुखी नहीं होते, वो बिल्कुल होते हैं। तो हमको क्या याद रखना है कि भाई जो जू है, इस जू का नाम हमें कहाँ से मिला है, वो जूलॉजिकल पार्क से मिला है। जू हमको कहाँ से मिला है, जूलॉजिकल पार्क से मिला है। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क इज अ प्लेस दैट इज अ पब्लिक प्लेस, जहाँ पर कोई भी आ जा सकता है। लोग वहाँ पर पिकनिक मनाने जाते हैं, जानवरों को देखने जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस से जानवरों को लाया जाएगा और पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा। उनका खाना पानी सब कुछ ध्यान रखा जाएगा, लेकिन पिंजरे में कैद रहेंगे वो। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर हंटिंग अलाउड नहीं होती है, लेकिन हाँ, वहाँ उन्हीं के हैबिटेट में यानी नेचुरल हैबिटेट में रहकर ही उन जानवरों की केयर की जाती है। उनकी मॉनिटरिंग के लिए लोग जरूर अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन उनको भी वहाँ पर हंटिंग करना मना होता है। वहाँ पर वो जानवरों को मार नहीं सकते, वहाँ पर वो डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते। फाइन, तो अब आ जाओ इसके अगेन वही है थ्योरी पार्ट पे आ जाओ, जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का थ्योरी पार्ट। जू का देखो फर्स्ट क्या है, जू इज एन एरिया वेयर एनिमल्स आर केप्ट फॉर पब्लिक एग्जीबिशन।
पब्लिक एग्जीबिशन के लिए जू के अंदर एनिमल्स को रखा जाता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कभी भी एग्जीबिशन नहीं लगाई जाएगी एनिमल्स की। वो फ्रीली वहां पर घूमते रहेंगे, वो अपनी मर्जी के मालिक है, वो अपनी मर्जी से कहीं जाएंगे, वो अपनी मर्जी होगी तो आपके सामने आएंगे, नहीं होगी तो वो आपके सामने भी नहीं आएंगे, वो जाके छुप जाएंगे आपको देखते ही। So wildlife sanctuaries are the areas where wild animals are protected in their natural habitats. Here hunting or poaching practices are prohibited. यहाँ पर hunting prohibited है, उसके अलावा लोगों जानवरों को मारना पॉसिबल वहाँ पर बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वहाँ अलाउड ही नहीं है। Now again zoo पे आ जाओ। Zoos are the small areas where animals are kept inside the cages. Zoo के अंदर क्या होता है, एनिमल्स को केजेस के अंदर रखा जाता है, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ बहुत लार्ज एरिया होता है जहाँ पर जो एनिमल्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनकी मर्जी होगी वो वहां पर जाकर रहेंगे। फाइन। जू कंटेन्स द एनिमल्स दैट आर ब्रॉड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर एग्जीबिशन। जू के अंदर डिफरेंट पार्ट से एनिमल्स को उठाकर लाया जाता है फॉर एग्जीबिशन। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या होगा, जिस एरिया को आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया है उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले एनिमल्स ही वहां पर होंगे, वहां कहीं और पार्ट से लाकर एनिमल्स को नहीं रखा जाएगा, वो उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही रहेंगे। तो वो लोकली वहां के हैं, ऐसा नहीं है कि वो बाहर से फॉरेन से आए हैं, नहीं। जूस प्रोवाइड आर्टिफिशियल हैबिटेट, बट वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है वहां पर नेचुरल हैबिटेट होता है। जू के अंदर हम आर्टिफिशियली उनको रखते हैं ना, केजेस के अंदर रख रहे हैं तो आर्टिफिशियल हैबिटेट्स में उनको रखा जाता है, लेकिन अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखें तो वहां पर नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर उनको रखा जाएगा। एग्जाम्पल इज दिल्ली जू। एग्जाम्पल, आई होप कि जू के बारे में आप सबको पता है, बहुत सारी जगह पर जू मिल जाएंगे। इवन जहां आप रह रहे हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर, उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास में भी आपको कोई जू मिल जाए, तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा कि हाँ इस डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को वहाँ रखा गया केजेस के अंदर, और एक बार उन एनिमल्स की कहते हैं ना इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई कितने ज़्यादा वो वहाँ पे परेशान हो रहे हैं। उनको भी लगता है कि हमें फ्रीडम चाहिए, भले ही आप खाना पानी कुछ मत दो, लेकिन हमको फ्रीडम चाहिए। ऑब्वियसली सबको चाहिए होती है तो एनिमल्स को भी चाहिए। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कुछ नाम आपको ऑब्वियसली याद होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप नाम को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर ले कि भाई नहीं हम तो याद नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। द नेक्स्ट पॉइंट इज एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी होती है? तो सी वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ स्पीशीज, हमने पढ़ा भी है, बहुत सारे टाइप के स्पीशीज पढ़े हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर है। कुछ ऐसे हैं जिनको देखने की रिक्वायरमेंट है कि भाई नहीं ये जो है एंडेंजर्ड हो रहे हैं, या ये वो एनिमल्स है जो कि अब थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन को देखने को नहीं मिलेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो हमें ही देखने को नहीं मिले तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसे काफ़ी एनिमल्स हैं जो हमें देखने को नहीं मिले। फाइन, तो उन्हीं टाइप्स ऑफ स्पीशीज में से हमें दो नाम दे दिए गए हैं कि आपको एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों के डिफरेंसेस आपको बताना है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि जो मेन पॉइंट है, एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो एक्चुअली डेंजर में, जो कि एक्चुअली किसमें है, डेंजर जोन के अंदर है। डेंजर जोन में कौन कौन सी स्पीशीज हो सकती है? डेंजर जोन में वो स्पीशीज जो कि अभी कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, दैट मीन्स कि उनका काउंट अभी कम है। हो सकता है कि कुछ ही एनिमल्स रह गए हैं उस स्पीशीज के। कई बार हम सुनते हैं ना कि टाइगर जो है, ये वाली स्पीशीज का जो टाइगर है वो सिर्फ दो ही रह गए हैं, मतलब ये जो टाइगर है इसकी जो ब्रीड है ये वाले सिर्फ दो ही टाइगर रह गए हैं, अगर ये खत्म हो गए तो पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। कई बार हम वही चीज डायनासोरस के लिए भी सुन लेते हैं, कई बार हम वो चीज लायन के लिए भी सुनते हैं ये चीजें। तो ऑब्वियसली ऐसे होते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे जिनका काउंट बहुत कम है। हो सकता है कि वो दुनिया के अंदर आज की डेट में सिर्फ 1 या 2 ही है या 3 ही है। जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे, जैसे ही उनकी डेथ हो जाएगी, हाथों हाथ वहां पे क्या होगा, पूरी पूरी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। तो दीज आर द स्पीशीज जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आती है। देन अगर हम बात करें एक्सटिंक्ट स्पीशीज की, तो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है वो पूरी दुनिया से गायब ही हो चुकी है, आज की डेट में वो दुनिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर हम डायनासोर्स की बात कर ले, क्या डायनासोर्स को आपने देखा है? ऑब्वियसली नहीं देखा है, रियल में तो नहीं देखा है। ठीक है, टीवी में देखा होगा, बुक्स के अंदर देखा है, फोटोज के अंदर देख लिया, लेकिन कभी भी हमने उनको रियल में नहीं देखा। रियल में हमको नहीं पता है कि एक्चुअली डायनासोर्स वैसे थे या नहीं थे। डोडो पक्षी जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुका है आज की डेट में, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी ढूंढ लो, आप टॉर्च लेकर ढूंढ लो, आप चाहे लालटेन लेकर ढूंढो, कुछ भी लेकर ढूंढ लो, लेकिन आपको वो डोडो पक्षी जो है वो इस दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पहले वो प्रेजेंट था, लेकिन धीरे 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 उसकी स्पीशीज जो है वो खत्म होती गई, सारे डोडो पक्षीज की डेथ हो गई और लास्ट के अंदर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो वो एनिमल्स कौन से होते हैं, वो स्पीशीज कौन सी होती है? वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती है।
एंडेंजर्ड स्पीशीज को लिखने के लिए पूरा उनका एक डेटा बनाया गया है, उस बुक का नाम क्या दिया गया, रेड डेटा बुक दिया गया है, लेकिन एक्सटिंक्ट के लिए ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। फाइन, सो आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, बट स्टिल अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम फिर से इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसका वो हम देखेंगे एक बार, ताकि हमको सारी चीजें क्लियर हो जाए। सी, so the first point is endangered species are those species who are facing a very high risk of extinction. एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज है जो कि बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे चल रही है कि हाँ अब वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, बिल्कुल उस बॉर्डर लाइन पर है कि हाँ अब यहाँ से अगर दो ही ऐसे एनिमल है, दो ही स्पीशीज के एनिमल बच गए हैं जो अगर बिल्कुल उनकी डेथ हो जाती है विदाउट रिप्रोडक्शन, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो गई उससे पहले ही, तो क्या होगा, वो पूरे के पूरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो वो उस बॉर्डर लाइन पर ही प्रेजेंट है। दीज आर एंडेंजर्ड स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज आर दो स्पीशीज व्हिच गेट कंप्लीटली एक्सटिंक्ट, जो आज की डेट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ दीज स्पीशीज आर लिविंग टुडे बट देयर नंबर हैज डिक्रीज्ड, बट एंड एक्सटिंक्ट में क्या होगा, नो सर्वाइविंग इंडिविजुअल ऑफ दीज स्पीशीज। कोई सर्वाइविंग इंडिविजुअल आज की डेट में प्रेजेंट नहीं है। हम डोडो पक्षी की अगर बात करें तो हमें पूरी दुनिया में एक भी डोडो पक्षी नहीं मिलेगा। डायनासोर्स की बात कर लो, इत्तू सा डायनासोर भी नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, वो पूरा एक्सटिंक्ट हो चुका है। नाउ वी कैन टेक सम मेजर टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन। एंडेंजर्ड स्पीशीज को एक्सटिंक्ट नहीं होने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई नहीं, हमको ये चाहिए कि वो स्पीशीज अभी बची रहे, हमारी आगे आने वाली जनरेशंस भी उस स्पीशीज को देखे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कुछ मेजर्स लेंगे, उसके लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स करेंगे ताकि वो जो स्पीशीज है वो बची रहे और वो स्पीशीज जो है वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट ना हो जाए। ऐसा नहीं हो कि वो स्पीशीज पूरी गायब ही हो जाए। Now extinct species we can't do anything as they are already extinct. Obviously अब जो दुनिया से जा ही चुका है तो कहाँ यमराज के पास जाके उसको खींच कर लेकर आओगे भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सावित्री गई थी अपने हस्बैंड को लाने के लिए, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है कि डोडो पक्षी को लेने जा रहे हैं, डायनासोर्स को लेने जा रहे हैं। सत्युग नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। चलो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, एंडेंजर्ड के अंदर आएगा अफ्रीकन वाइल्ड डॉग जो अभी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। टाइगर, एज आई टोल्ड यू, अब आई डोंट रिमेंबर कितने हैं, 2-3 होंगे मे बी, बट बहुत कम है। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर है, एक्सटिंक्ट की कगार पर ही है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर है। हमने जरा सा वो कहते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात है कि जैसे ही हमने उनके ऊपर से सावधानी हटाई वैसे ही क्या हो जाएगा, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अभी भी हम सिर्फ देखभाल कर रहे हैं। अगर रिप्रोडक्शन होता रहता है कंटिन्यूअसली तब तो उनका पॉपुलेशन फिर बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर बस बात खत्म, फिर तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट में एज आई टोल्ड यू डोडो पक्षी और डायनासोर्स। डायनासोर्स का तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए कि भाई हाँ डायनासोर्स नाम की एक चीज थी पहले, लेकिन आज की डेट में नहीं है, हमने कभी उनको देखा ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ देखोगे। चलो नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ। नेक्स्ट थिंग इज फ्लोरा एंड फाउना। नेक्स्ट क्या है, फ्लोरा एंड फाउना, एंड इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फ्लोरा और फाउना बहुत छोटे सा टॉपिक है, ज़्यादा यू कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और हमको इतना सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि अरे इसमें हम क्या लिखेंगे, क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या डिफरेंसेस हम इसके अंदर लिखेंगे। बहुत ईजी से डिफरेंसेस है, ज़्यादा इतना वो नहीं है। सी फ्लोरा और फाउना बेसिकली होता क्या है, तो फ्लोरा का मतलब हम फ्लोरल से याद रख सकते हैं, फ्लावर से याद रख सकते हो इसको कि भाई इसके अंदर कौन आता है, इसके अंदर सारे के सारे प्लांट्स आ जाते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स आ जाते हैं जिसकी भी एरिया की हम बात कर रहे हैं। फाइन, बट अगर हम फाउना की बात करें दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स। अगर हम फाउना की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, कि फाउना के अंदर कौन आएगा, सारे के सारे एनिमल्स आ जाएंगे, लेकिन फ्लोरा के अंदर कौन आएगा, सारे के सारे प्लांट्स आ जाएंगे। फाइन, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, फिर से इनके थ्योरेटिकल पार्ट पे आ जाओ। तो ये आगे हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। देखो, फ्लोरा रिफर्स टू द प्लांट लाइफ दैट कैन बी फाउंड इन अ स्पेसिफिक रीजन। ऑब्वियसली जिस पर्टिकुलर आप एरिया की, जिस पर्टिकुलर रीजन की आप बात कर रहे हो उसके अंदर जितने भी फ्लोरा है, फ्लोरा का मतलब जितने भी प्लांट्स है वही तो आपके फ्लोरा है, फ्लोरल से याद रखना है। उसके अलावा फाउना है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी एनिमल्स रहते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बहुत बड़ा एनिमल है, चाहे वो बहुत छोटा सा एनिमल है, सब के सब किस में आ जाएंगे, सब के सब आएंगे फाउना के अंदर। फ्लोरा है ये ऑटोमेटिकली और नेचुरली ग्रोन ग्रीनरी होती है, ऐसा नहीं है कि आप जाओगे उसको उगाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली और नेचुरली ग्रोन ग्रीनरी होती है, ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम फाउना की बात करें, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टाइनी बैक्टीरिया टू जायंट एनिमल्स। छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर जायंट एनिमल तक का सब किस में आता है, फाउना के अंदर आता है। फ्लोरा है अपना खाना खुद बनाती है, सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फ्लोरा मतलब क्या है, प्लांट्स।
प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस का मतलब वो अपना खाना खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं, वो किसी और के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। बट अगर हम बात करें फाउना की, तो फाउना का मतलब क्या होगा कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा और वो हमेशा किस पे डिपेंडेंट होगा, प्लांट्स पे। दैट मीन्स कि वो फ्लोरा के ऊपर डिपेंडेंट होगा। चलो, फ्लोरा को हम किस में पढ़ते हैं, बॉटनी में पढ़ते हैं। बॉटनी का मतलब बायोलॉजी से याद रखना, ठीक है। फाउना को हम किस में पढ़ते हैं, जूलॉजी में पढ़ते हैं। जूलॉजी का मतलब जू से याद रखना कि जू के अंदर क्या होता है, एनिमल्स होते हैं। तो सारे एनिमल्स किस में होंगे, जूलॉजी के अंदर होंगे। और एनिमल्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम फाउना की बात कर रहे हैं। फ्लोरा कांट मूव, ऑब्वियसली यार। अब पेड़ों को कभी देखा है चलते हुए कि चलो यार आज घूम के आते हैं, इधर से इधर जाके आते हैं? पेड़ों को कभी देखा है, नहीं देखा है ना। दैट मीन्स कि फ्लोरा जो है वो मूवमेंट नहीं करेगा, वो लोकोमोशन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें फाउना की, एनिमल्स की बात कर लो, तो बैक्टीरिया अभी भी इधर उधर घूम रहे होंगे कि भैया मेरे बारे में पढ़ रहे हो क्या। या फिर हम बात करें बहुत सारे एनिमल्स की, लाइक हम काऊ की बात कर लो, डॉग की बात कर लो, पीछे पड़ जाते हैं ना कई बार। तो बस फाउना जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं, वो लोकोमोट करते हैं, लेकिन फ्लोरा जो है वो लोकोमोट बिल्कुल भी नहीं करते। फाइन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सारे डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो, डिफरेंसेस लिखना हमको आता है, वी आर इन 8th स्टैंडर्ड, तो हमको पता है कि कैसे काम करना है, कैसे टेबल फॉर्म करनी है, कैसे हमको डिफरेंसेस लिखने हैं दोनों के, कैसे हम दोनों की कंट्रोवर्सीज को लिख रहे हैं, कैसे हम वाइस वर्सा को लिख रहे हैं। लेकिन द मेन थिंग इज कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमको ये सारे टॉपिक जो है वो अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी हम ये इसके बारे में लिख पाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। आपको क्या बताना है, डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स बताने हैं कि भाई ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इतना, हमको पता है कि डिफॉरेस्टेशन बेसिकली होता क्या है। डिफॉरेस्टेशन बहुत सारे पेड़ों को कट कर देना। एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट है, उसके अंदर से जब आप कंटिन्यूअसली पेड़ों को काटते हो और बहुत ही ज्यादा एबंडेंट क्वांटिटी में आपने पेड़ों को काट दिया, और जब काटते 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 एक दिन रियलाइज हुआ कि चलो हम मेजर तो करें हमने कितने पेड़ों को काटा है, तो हमें रियलाइज हुआ कि अरे यार हम तो किलोमीटर्स तक का एरिया जो है पूरा साफ कर चुके हैं। 2 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स तक का हम तो एरिया साफ कर चुके हैं। तो ये जो इतना बड़ा एरिया साफ किया ना, इसी को हम कह देते हैं डिफॉरेस्टेशन। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा फॉरेस्ट 2 पेड़ काट के ले गए तो हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया। अरे 2 पेड़ में कुछ नहीं होता भैया। अब मैं अगर बात करूं कोई चीज है 100%, अब 100% में से अगर 1% गायब भी होगी तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। लेकिन इस 100% में से अगर मैंने बोला मैंने तो 40% ले लिया, एक आया कि भाई हमने तो 50% ले लिया, अब सोचो, गड़बड़ बात है, बहुत गड़बड़ बात है। तो उस फॉरेस्ट के अंदर से जब हम बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर पेड़ों को कट कर देते हैं या लार्ज एरिया को साफ कर देते हैं, वहां से पेड़ों को काट के हम वहां पर मॉल्स, बिल्डिंग्स जो भी है वो बना देते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कह देते हैं। अब आपको ये बताना है कि भाई डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, किसके ऊपर, तो बहुत सारे पॉइंट्स है। वाइल्ड लाइफ के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होगा, एनवायरनमेंट पे इसका इफेक्ट क्या होगा, विलेजेस पे इसका इफेक्ट क्या होगा, सिटीज पे इफेक्ट क्या होगा, अर्थ पे इसका इफेक्ट क्या होगा, एंड न्यू जनरेशन पे इसका इफेक्ट क्या होगा। फाइन। देखो, सिंपल सी चीज है, डिफॉरेस्टेशन है, अच्छी चीज तो बिल्कुल नहीं है, तो कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर होगा। और जब भी हम किसी नेचर की चीज की बात करते हैं कि भाई नेचर की एक ऐसी चीज है जिसको हमने खत्म कर दिया है, जो कि नेचुरल थी, हमने उसको खत्म किया है, तो डेफिनेट सी बात है कि उसका इम्पैक्ट पूरे की पूरी अर्थ पे जाता है। बिकॉज एक अर्थ जो है वो कंप्लीट एक क्या है, इकोसिस्टम पे वर्क करता है, पूरा का पूरा एक क्या इकोसिस्टम है। एंड इकोसिस्टम जो होता है, वो जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम 2 पार्ट से मिलके बना है। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 main components, that is biotic and abiotic. Biotic and abiotic. इकोसिस्टम के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। बायोटिक के अंदर कौन कौन आएंगे, बायोटिक के अंदर आएंगे हमारे प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, सारे ही एनिमल्स आ जाएंगे। अब चाहे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर ले या अगर हम बात कर ले किसी जायंट एनिमल की, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू जायंट एनिमल, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके चाहे आपका कोई भी जायंट एनिमल है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे प्लांट्स है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब के सब किस में आ जाएंगे, सब के सब आएंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द अबायोटिक कंपोनेंट, देन वी विल टेक द एयर, वाटर, एयर हो गया, वाटर है, सॉइल, mountain, there are so many things, temperature, so many factors, so many components of the ecosystem. So these are the components of ecosystem. ecosystem के अंदर जब हम बात करते हैं बायोटिक और अबायोटिक,
तो अगर किसी भी एक के अंदर कुछ भी गड़बड़ हुई है, कुछ भी इम्बैलेंस हुआ है, तो वो उस पूरे इकोसिस्टम का इम्बैलेंस कहलाएगा। दैट मीन्स कि उसका इफेक्ट सबके ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक को अगर गायब कर दिया, एक चीज में अगर थोड़ा इम्बैलेंस हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं। जनरली होता है ना, जब हम खाना पकाते हैं और उसके अंदर देखो, जब हमने खाना पकाया, सपोज मिर्ची ज्यादा हो गई, क्या उसका इम्पैक्ट आपके उस खाने के अंदर डली हुई सब्जियों पे नहीं हुआ? क्या उसका इम्पैक्ट उसके अंदर डाली हुई और इंग्रेडिएंट्स पे नहीं हुआ? सब पे हुआ, पूरा का पूरा खाना खराब हो गया। तो वैसे ही जब हम इकोसिस्टम के किसी एक छोटे से पार्ट की बात करते हैं और अगर उसके अंदर कोई इम्बैलेंस है, तो क्या होगा? पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। और ये इतना बड़ा अगर इम्बैलेंस हो रहा है, दैट मीन्स कि उस अर्थ के ऊपर रहने वाले छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म पर उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फाइन, इतनी बात तो क्लियर हो गई है हमको। अब आ जाओ हमारे अगेन डिफॉरेस्टेशन पे, कि भाई डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट अगर हम वाइल्ड एनिमल्स पर देखें तो क्या होगा। सी, वाइल्ड एनिमल्स का मतलब क्या हुआ? जो जंगल में रहते हैं उन एनिमल्स की बात कर रहे हैं। जब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जब हम जंगलों को ही खत्म कर रहे हैं, तो क्या हम वाइल्ड एनिमल्स का घर खत्म नहीं कर रहे हैं? इनका जो होम है वाइल्ड एनिमल्स का, उनको ही तो आप खत्म कर रहे हो। भी हमने फॉरेस्ट को कट कर दिया। एक सपोज हम किसी का घर है 45-60, आई होप कि आप प्लॉट की रेंज समझते हो। 45/60 का अगर किसी का प्लॉट है और सपोज किसी ने आके क्या किया, उसके घर में से जो ये पूरा घर बना हुआ था, इसका 45/60 का ये जो घर बना हुआ था, इसमें से क्या किया, इतना पोर्शन, ये जो आगे वाला इतना पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को यहाँ से तोड़ दिया। तो क्या इस घर में रहने वाले जो पर्सन है उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली उन पर इफेक्ट पड़ेगा। और वैसे ही अगर मैंने आपको बोला कि देयर इज अ फॉरेस्ट, ठीक है, एक फॉरेस्ट है, ये पर्टिकुलर पूरा कौन है? ये फॉरेस्ट है यहाँ पे। अब क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट किया। और जब डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया, काटते काटते काटते, पेड़ों को काटते 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 क्या किया, ये इतना एरिया वो कवर कर चुके, इतना एरिया जो है यहाँ से क्या हो गया, पेड़ों को कट कर दिया गया है। बट अब क्या होगा, जो एनिमल्स इस पूरे में रह रहे थे, वो एनिमल्स अब कहाँ जाएंगे? इतने से एरिया में चले जाएंगे। उनका घर तो खत्म हो गया, तो अब वो एनिमल्स क्या इसमें रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। उनको फूड में भी प्रॉब्लम होगी, उनको शेल्टर के लिए भी बहुत दिक्कत होने वाली है। जब उनको फूड जो है उसकी कमी हो जाएगी, जब उनको कम क्वांटिटी में फूड मिलेगा, तो माल न्यूट्रिशन होगा और धीरे 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 जो है एनिमल्स की डेथ भी होना स्टार्ट हो जाएगी। कई बार हम सुनते हैं ना कि शेर जो है खेत में घुस आया है या लियोपार्ड खेत के अंदर आ गया है। क्यों सुनते हैं हम ये? बिकॉज जब हमने फॉरेस्ट का ये इतना एरिया जो है यही खत्म कर दिया है, तो जो भाई इतने एरिया में रहने वाले जो जंगली जानवर थे, उनका तो घर यही था। अब वो कहाँ जाएंगे? तो वो घूमते 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 जो होता है खेतों के अंदर आ जाते हैं, और लोग क्या करते थे, उनको मार देते। क्यों? कि भाई वो हमको नुकसान पहुंचाएंगे। अरे तो भैया, आपने जब उनका घर तोड़ा था तब नहीं सोचा था कि ये हमको नुकसान पहुंचाएंगे? तो वाइल्ड लाइफ जो है, हमने उनका शेल्टर भी छीन लिया, साथ ही साथ वहां से उनका फूड भी खत्म हो जाता है। भाई इतने एरिया का जो फूड है वो तो अब उनको नहीं मिलेगा ना, तो फूड की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दैट इज वाई जो वाइल्ड लाइफ है उन पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और धीरे 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 जो वाइल्ड लाइफ है वो खत्म भी होती चली जाएंगी। जब उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जब उनको फूड नहीं मिलेगा, जब उनको प्रॉपर शेल्टर नहीं मिल रहा है रहने के लिए, तो क्या हुआ ये कि पूरी की पूरी जो वाइल्ड लाइफ है वो धीरे 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 खत्म होने की कगार पर आने वाली है। और ऑलमोस्ट हमें पता भी है कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जो ऑलमोस्ट एंडेंजर्ड है और एक्सटिंक्ट होने की कगार पर ही है। वो क्यों है? वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही है। तो वाइल्ड लाइफ को अगर बचाना है तो उनके हैबिटेट को, उनके घर को, उनके फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा। और अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते चले जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ जो है वो एक सर्टेन टाइम के बाद में पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। और जब ये खत्म हो जाएगी तो इकोसिस्टम का बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। इकोसिस्टम जो है वो पूरा का पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। और जब ये इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, फूड चेन भी इम्बैलेंस हो जाएगी। और उसके बाद में देखा जाए तो पूरे का पूरा इकोसिस्टम में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइन, चलो अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे कि भाई डिफॉरेस्टेशन का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बट एज आई टोल्ड यू कि जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाएगा। और हमें पता है कि इकोसिस्टम में इम्बैलेंस का मतलब फूड चेन में इम्बैलेंस, इकोसिस्टम में इम्बैलेंस का मतलब फूड चेन में इम्बैलेंस। और जब फूड चेन में इम्बैलेंस होगा तो हो सकता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जिसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, और हो सकता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जो कि किसी और पे डिपेंडेंट था और वो उसके साथ साथ वो भी खत्म हो जाए। फाइन। और अगर हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो हमको पता है कि जब हम पेड़ों की बात करते हैं तो पेड़ क्या कर रहे हैं,
हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का भी बैलेंस बना के रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बैलेंस किसके हाथ में होता है? पेड़ों के ही हाथ में होता है। यानी कि एनवायरनमेंट का पूरा बैलेंस किसके हाथ में है? पेड़ों के ही हाथ में है। और जब हम पेड़ों को ही काट देंगे, जब हम फॉरेस्ट को ही काट देंगे, तो एनवायरनमेंट पर तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही साथ क्या बढ़ रही है? देखो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये भी क्यों बढ़ रही है? बिकॉज यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। वही प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे ही नहीं, भाई है ही नहीं, कहाँ से करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। और जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। उतना ही ज्यादा क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और उस ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट क्या होगा? लेस रेनफॉल। तो रेनफॉल भी लेस हुआ, वाटर साइकिल भी इससे डिस्टर्ब हो गया। साथ ही साथ में देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, CO2 और O2 का भी क्या हो गया? इम्बैलेंस हो गया। एंड साथ ही साथ नेचुरल कैलामिटीज भी आने लग जाती है। यानी अगर हम बात करें फ्लड की या अगर हम बात करें ड्रॉट की, तो दोनों ही इससे पॉसिबल है। फ्लड या ड्रॉट दोनों की ही आप बात कर ले चाहे, दोनों ही किससे पॉसिबल है? डिफॉरेस्टेशन से पॉसिबल है। क्यों है भाई? जब पेड़ होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो सॉइल को बाउंड करके रखते हैं। और उसी सॉइल के साथ में जितनी भी बारिश होती है वो सब पूरा का पूरा पानी भी वहां पर बाउंड रहता है। और वो उन पेड़ों की जड़ों की वजह से बहुत ज्यादा डीप में चला जाता है सारा पानी। लेकिन जब हमने पेड़ों को ही कट कर दिया तो क्या होगा? ये जो पानी आया है ये क्या करेगा? ये उस मिट्टी को भी बहा कर ले जाएगा साथ ही साथ में। और उसके अलावा पानी जो है वो अंडरग्राउंड में नहीं जाएगा। तो डेफिनेट सी बात है कि धीरे धीरे क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी। और कमी होगी तो क्या पड़ेगा? सूखा पड़ेगा। लेकिन अब जो सूखा पड़ रहा है तो साथ ही साथ बाढ़ कैसे आएगी? तो भाई जो नदियां हैं उनके अंदर क्या चला गया? मिट्टी चली गई। ऊपर की जो सॉइल थी, टॉप सॉइल थी, वो सारी कहाँ चली गई? उस पानी के अंदर चली गई है। जब उस पानी के अंदर वो चली गई है तो वहां पर क्या होगा? पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और सारा बारिश का पानी उस नदी के अंदर गया तो जब इतना ज्यादा उसका लेवल इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा? आसपास के गांवों में, इलाकों में पानी फैलेगा और हम बोल देंगे कि वहां पर क्या आ चुकी है? बाढ़ आ चुकी है। तो ये नेचुरल कैलामिटीज की किसकी वजह से आ जाती है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से आ सकती है। देन अगर हम बात करें विलेजेस और रूरल एरियाज की, तो रूरल एरियाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? जहाँ वो ऐसा लैंड जहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो रहा। भाई रूरल एरिया है, विलेज है, वहाँ लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो भी एग्रीकल्चर है। तो वही अगर हम ये ले ले कि भाई एक लैंड है वो बिल्कुल बैरन हो चुका है, बिल्कुल बंजर हो चुका है, सोचो फॉरेस्ट जो विलेजर्स जो है उनकी क्या हालत होती होगी। क्योंकि उनका तो पूरा जो जीवन है, पूरा का पूरा जो घर है वो उसी से चलता है। तो होता क्या है? बेसिकली होता ये है कि जब डिफॉरेस्टेशन हो चुका है तो उस डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा? जो पानी आएगा, जितना भी बारिश का आया, जितनी भी रेनफॉल हुई है, जितने भी रेन आई है, उसका जितना पानी है वो सारा पानी कहाँ जाएगा? सॉइल के ऊपर जाएगा। ऑब्वियसली सारा पानी कहाँ गया? सॉइल के ऊपर गया। अब क्या होगा? पानी जो है वो सॉइल को बहा कर ले जाएगा। पानी जो है वो सॉइल के अंदर सीप नहीं होगा, वो उसको साथ साथ में क्या करेगा? बहा कर ले जाएगा। और जब जो ये सॉइल है, सॉइल पानी के साथ में बह चुकी है तो टॉप सॉइल बहेगी। कौन सी सॉइल बहेगी? टॉप सॉइल बह जाएगी इसके साथ साथ के अंदर। और जब ये टॉप सॉइल इसके साथ साथ में बह जाएगी तो जो जमीन है वो बैरन हो जाएगी। बिकॉज यही टॉप सॉइल होती है जो कि फर्टाइल होती है। टॉप सॉइल क्या होती है? फर्टाइल होती है। यही जो है इसी के अंदर क्या होता है? ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है। अब इसकी जो फर्टिलिटी है टॉप सॉइल के साथ साथ में ही चली जाएगी, वैनिश हो जाएगी। और जब जमीन की टॉप सॉइल ही हट जाएगी, यानी उसके ऊपर जो फर्टाइल लेयर थी वो हट जाएगी, तो वहां पर कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कि वहां पर क्या होगा? जो जमीन है वो बैरन हो जाएगी। तो रूरल जो विलेज है उनके अंदर जो विलेजर्स है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सेकेंड थिंग कि अगर सूखा पड़ जाता है तब भी विलेजर्स को प्रॉब्लम होगी। और वही अगर हम बोले फ्लड आ जाता है तब तो विलेजर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। फाइन, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट थिंग इज अर्बन एरियाज। देखो अर्बन एरियाज के अंदर पेड़ों का डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है, लेकिन वी नो वेरी वेल कि जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है उतना ही ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। और एयर पॉल्यूशन का मतलब एयर के अंदर किसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है? एयर के अंदर जो है क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है हमारे CO2 की। भाई इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज है, इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से एयर के अंदर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसकी वजह से क्या होगा? एयर पॉल्यूशन होगा। एयर पॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर वहीं पर पेड़ होते तो क्या होता? एयर पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता।
क्यों नहीं होता? बिकॉज वो पेड़ क्या करते हैं, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो ये CO2 है ये बढ़ चुकी है अर्बन एरियाज के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होगा, और जितना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होगा उतनी ही लेस रेनफॉल होगी, कम रेनफॉल होगी। तो जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर भी वही है कि सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट हो सकता है। उसके अलावा अगर ज़्यादा पानी आ गया, बाई चांस कई बार होता है कि नॉर्मल रेन आ रही है, नॉर्मल रेन में भी क्या होता है, सारा का सारा पानी कहाँ जाएगा भाई, अर्बनाइजेशन है ना, अर्बन एरियाज है, रोड्स बनी हुई है, सारा पानी आएगा जरूर, लेकिन वो जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा। तो पानी कहाँ जाएगा, सारा का सारा वो नदी नालों में चला जाएगा, नदियों में जाएगा। अब जब सारा पानी नदी नालों में जा चुका है, यानी कि उन नदियों का क्या होगा, लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और जब उस नदी के अंदर पानी का लेवल इंक्रीज होगा तो वो जो पानी है वो पूरे में फैल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, यानी कि क्या होगा, वहां पर फ्लड जो है उनकी कंडीशन ज्यादा हो जाती है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जनरली आप लोगों को पता होगा कि भी हमारे घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जनरली बोलते हैं कि भी पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, बट आज की डेट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ CO2। उसके अलावा वो लोग बोलते थे कि यार बाढ़ वगैरह तो कभी नहीं आया करती थी, जबकि बारिश तो बहुत ज़्यादा होती थी। अब तो बारिश बहुत कम हो गई है, बारिश बहुत ज़्यादा होती थी फिर भी बाढ़ नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? तो जितने भी पेड़ पौधे होते थे वो पेड़ पौधे क्या करते थे, यहाँ नीचे सॉइल को बाउंड करके रखते थे। साथ ही साथ जितनी ज्यादा बारिश होती थी, भाई हमको पता है ना कि पेड़ क्या करते हैं, बारिश को बुलाते हैं, तो जितनी ज्यादा बारिश होती थी वो सारा बारिश का पानी कहाँ जाता था, बारिश का पानी सबका सब इसकी रूट्स के साथ साथ में नीचे की तरफ चला जाता था और डीप में चला जाता था, तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाता था। लेकिन ऊपर कभी पानी का इतना वो बाढ़ वगैरह का सीन नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, पेड़ हमने काट दिए। अब इन पेड़ों को अगर काट दिया है तो पेड़ों को काटने से क्या होगा, जमीन तो वो की वो है, पानी आया लेकिन नीचे नहीं जाएगा, वो यहाँ आसपास में बह जाएगा, और साथ ही साथ जो टॉप सॉइल है उसको भी लेकर चला जाएगा, तो डबल नुकसान हुआ हमारा। चलो, सो आई होप कि इतनी चीज क्लियर हो गई है। अर्थ, ये जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमने बताए हैं अभी, वो सारे ही सारे किस पे होते हैं, अर्थ पे ही तो हो रहे हैं। अर्थ पे बाढ़ आ रही है, अर्थ पे सूखा भी पड़ रहा है, अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। द मेन प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है कि एक सर्टेन टाइम के बाद में ह्यूमन बींग्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग है, उसको कम करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, रीफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन तो हम कर ही रहे हैं, हमें रीफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। मतलब जितने ज्यादा पेड़ हमने काटे हैं उससे ज्यादा हमको पेड़ वहां पर क्या करना पड़ेगा, लगाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं पर क्या होगा, ये जो अर्थ का और जितने ज्यादा हमने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े हैं ना उनको रिड्यूस किया जा सकेगा। द नेक्स्ट थिंग इज द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये नेक्स्ट जनरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन का, तो नेक्स्ट जनरेशन पर ये इफेक्ट पड़ेगा कि भाई अभी ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ ही रही है, ठीक है, तो उनको जो टेम्परेचर मिलेगा वो बहुत ज्यादा होगा। फाइन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड थिंग कि अगर हम बोले कि कहीं पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है, अब सूखा पड़ेगा तो उनको पानी की कमी भी महसूस होगी। उसके अलावा जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, तो जिन वाइल्ड लाइफ को आज हम देख रहे हैं, जिस ग्रीन पार्ट को हम देख रहे हैं, जिस ब्यूटीफुल से सिनेरियो को हम अभी देख पा रहे हैं, उस सिनेरियो को हमारी नेक्स्ट जनरेशन नहीं देख पाएगी। उस सिनेरियो को नेक्स्ट जनरेशन को कहाँ देखने को मिलेंगी, ओनली डिस्कवरी के अंदर वो देख पाएंगी। उसके अलावा जिन वाइल्ड लाइफ की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने शेर चीता को देखा है, सोचो अगर यही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी क्या वो इस चीज को देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएगी। तो नेचर की जो ब्यूटी है उसको तो उन्होंने देखा ही नहीं, तो नेक्स्ट जनरेशन को थोड़ा ज्यादा ही नुकसान होगा। फाइन, चलो, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो, ये सारा हमारे क्या हो सकते हैं, ये सब पॉसिबल रिजल्ट, पॉसिबल हमारे आंसर्स हो सकते हैं कि हाँ ठीक है हमको इस टाइप से क्या करना है, आंसर्स लिखने हैं। फाइन, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज। क्या होगा अगर हम कंटिन्यूअसली पेड़ों को कट कर देते हैं। तो बेसिकली हमने इतनी देर से अभी जो डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था, एक्चुअली वही होगा कि जब हम बहुत सारे पेड़ों को कंटिन्यूअसली कट किए जा रहे हैं, दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो कि वैसे तो हम काफी सालों से करते आ रहे हैं। और अब अगर देखा जाए तो पेड़ बहुत ही ज्यादा कम बचे हैं हमारे लिए काटने के लिए भी। इवन
जब स्टार्टिंग में देखा गया था तो बहुत ज़्यादा पेड़ थे, बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करते थे, लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ती गई तो धीरे 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 क्या हुआ, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स ने फॉरेस्ट को कट कर दिया, यानी कि पेड़ों को कट कर दिया। तो यहाँ पर भी यही है, अगर हम कंटिन्यूअसली पेड़ों को कट करते चले जाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि आज का सिनेरियो है, सोचने की जरूरत तो हमें है ही नहीं, हम सिर्फ इतना सोच ले कि पहले इतने सारे पेड़ थे, ऑलरेडी फॉरेस्ट भी प्रेजेंट थे, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे जैसे पेड़ों को कट किया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है जो आज की डेट में हम झेल रहे हैं। सो कट किया गया तो क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, और उस डिफॉरेस्टेशन का रिजल्ट क्या था कि भाई ट्रीज तो अब बिल्कुल ही कम रह गए हैं, बहुत ही कम रह गए हैं, बहुत ज़्यादा कम है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो इम्पैक्ट पड़ा वाइल्ड लाइफ के ऊपर। सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे पड़ा, वाइल्ड लाइफ के ऊपर पड़ा। वो वाइल्ड लाइफ जो कि वहाँ जंगलों के अंदर ही सरवाइव कर सकती थी, जब जंगल ही नहीं रहे, जब पेड़ ही नहीं रहे, तो वाइल्ड लाइफ जो है वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकती। उसके अलावा और इम्पैक्ट किस पे पड़ा था, ट्राइब्स पे पड़ा था। ट्राइब्स पे क्यों पड़ा, जो ट्राइबल एरियाज थे, जो ट्राइबल रीजन थे, उनके अंदर जो रहने वाली ट्राइब्स थी वो कंप्लीटली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। जब सारे ही ट्राइब्स कंप्लीटली फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है तो सिंपल सी चीज़ है कि जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो ट्राइब्स कैसे रहेंगे। तो धीरे 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 जो इम्पैक्ट पड़ा वो इनके ऊपर भी पड़ा, ट्राइब्स के ऊपर भी पड़ा, आदिवासी पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। वाइल्ड लाइफ के ऊपर तो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है कि जो वाइल्ड लाइफ है वो धीरे 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 खत्म भी होने लग गई है। ऑलमोस्ट काफ़ी ऐसे एनिमल हैं जो हमें लगता है कि हाँ एंडेंजर्ड है या फिर वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसके अलावा जब हम डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं तो इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर भी पड़ता है, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर पढ़ा भी था, एनवायरनमेंट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग। पहले के ज़माने और अब को अगर हम कंपेयर करें, इवन अगर हम 90s और 20s को ही कंपेयर कर ले तो भी हम देखेंगे कि 90s के अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हुआ करता था, लेकिन 20s के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा राइज हो चुका है। अब अगर देखा जाए तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो कितना जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 50। अब सोचो 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी उबलने लग जाता है, तो 60-70 तक आते आते हमारी क्या हालत होने वाली है। जब 50 डिग्री सेल्सियस पर ही हम बोल रहे हैं कि इतनी ग्लोबल वार्मिंग है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो सोचो थोड़े टाइम के बाद क्या होने वाला है। उसके अलावा लेस रेनफॉल, जब पेड़ ही हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेड़ है जो कि रेनफॉल को बुलाते हैं, जो कि बारिश को इनविटेशन देते हैं कि भाई हमारी अर्थ के ऊपर आओ और हमें हरा भरा करके जाओ। लेकिन जब पेड़ ही नहीं होंगे तो जो बारिश है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ ही साथ जो सॉइल है, टॉप सॉइल है, वो रिमूव हो जाएगी। दैट मीन्स कि जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी भी खत्म होने वाली है। धीरे 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 जो ज़मीन है वो बैरन होने लग जाएगी। क्यों, जब टॉप सॉइल रिमूव हो जाएगी तो क्या होगा, टॉप सॉइल के अंदर क्या होता है, ह्यूमस होता है। टॉप सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमस प्रेजेंट होता है, यानी कि इसकी फर्टिलिटी कहाँ से आती है, ह्यूमस से आती है। बट जब टॉप सॉइल को हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर की फर्टिलिटी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी और वहां पर उसके बाद में कोई भी प्लांट को ग्रो नहीं किया जा सकेगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो सॉइल टेक्सचर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। एंड साथ ही साथ जो सॉइल के अंदर पहले जितना पानी आता था सबका सब क्या होता था, पेड़ों की रूट्स के साथ में जा जाके ज़मीन की बहुत डीप में चला जाता था और अंडरग्राउंड वाटर को इंक्रीज करता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो सिनेरियो है कि अंडरग्राउंड वाटर तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज उसको यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उसका रिप्लेनिशमेंट नहीं हो पा रहा है। रिप्लेनिशमेंट क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज जो सॉइल है वो अब उसको पर्कुलेट नहीं कर पा रही है, वो पानी को अब झेल नहीं पा रही है। उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है या कम हो चुकी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जब ज़मीन बैरन हो जाएगी तो क्या नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं लगेंगे और साथ ही साथ हमको भी फूड नहीं मिलेगा। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से होते हैं और बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये सारे, इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो कि पॉजिटिव हो। एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, वाइल्ड लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, सबको नुकसान हो रहा है, सबको हार्म हो रहा है। बट स्टिल ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिफॉरेस्टेशन तो कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। तो अगर हम इसी तरह से पेड़ को कट करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब हम एक भी पेड़ को देख नहीं पाएंगे और साथ ही साथ जो हमारे अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है जो कि पूरा बैलेंस्ड है वो पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। इवन जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका भी सर्वाइवल वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब्ड। अगर एक एनिमल का हैबिटेट हमने डिस्टर्ब कर दिया है तो क्या होगा। एंड ऑब्वियस सी बात है भाई, जब आप पेड़ों को कट कर रहे हो, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो,
जो वाइल्ड लाइफ है उसके हैबिटेट को बिल्कुल खत्म कर रहे हो। भाई जंगली जानवरों का घर कौन सा है? जंगली जानवरों का घर तो फॉरेस्ट ही है। अब अगर हमने उसी फॉरेस्ट को खत्म कर दिया है, दैट मीन्स कि हमने क्या किया, हमने ये किया है कि भाई एनिमल्स के हैबिटेट को ही खत्म कर दिया, एनिमल्स के घर को खत्म कर दिया। यानी अगर हम एनिमल्स के हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं तो अब होगा क्या, अब डिस्टर्ब तो कर दिया है। एंड वी नो वेरी वेल कि जब हमने एनिमल के हैबिटेट को डिस्टर्ब किया है तो एनिमल्स रहेंगे कहाँ? अभी सिंपल सी चीज़ है, अगर हमारे घर को कोई डिस्टर्ब कर दे, अगर हमारे घर के अंदर से हमको निकाल दिया जाए, या फिर अगर कोई ऐसा एक्स पर्सन है, हम एक एक्स पर्सन की बात करते हैं, एक एक्स पर्सन है जिसको क्या किया गया, उसके घर का एरिया छोटा कर दिया गया। भाई उसके घर का एरिया इतना था, एक टाइम बाद क्या हुआ, उसके घर का एरिया जो है इतना कम हो गया, ये कम हो गया, अभी कौन सा है, सिर्फ ये है उसके पास में। क्या वो उसके अंदर रह पाएगा? क्या उसकी पूरी फैमिली उसके अंदर सर्वाइव कर पाएगी? पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है ये उनके लिए। सेम थिंग इज हियर कि अगर हम फॉरेस्ट को कम कर रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ तो इतनी ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा अगर वाइल्ड लाइफ है तो उन कंप्लीट सारे एनिमल्स को वहाँ पर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ उनका रहना बहुत मुश्किल है, वहाँ उनका खाना पीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो जो वाइल्ड लाइफ है वो धीरे 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 ख़त्म भी होती जा रही है। उसके अलावा कई बार हम ये सुनते हैं कि हाँ गांव के अंदर कोई तेंदुआ आ गया, गांव के अंदर कोई शेर आ गया। क्यों आ जाते हैं? भैया अपने हैबिटेट को तो आपने इनको ख़त्म कर दिया। अब जब आपने इनके हैबिटेट को ख़त्म कर दिया है, या अगर कोई ह्यूमन बीइंग ने इनके हैबिटेट्स को ख़त्म कर दिया है, तो ये कहाँ जाएंगे? ये आसपास में ऐसे ही घूमते रहेंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए, इनको खाना नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो ये आसपास के एरियाज़ के अंदर जाएंगे, और जहाँ पर लोग इनको देखते ही क्या कर देते हैं, मार देते हैं। दैट इज़ वाई अगर हम एनिमल के हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं, दैट मीन्स कि हम एनिमल्स को भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर रहे हैं। फाइन, आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। नाउ वन मोर थिंग कि एनिमल्स जो अपने हैबिटेट से बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं, जिनको अपना हैबिटेट नहीं मिलता है, वो एनिमल्स धीरे 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 एक्सटिंक्ट होने लग जाते हैं। तो अभी तो हमने देखा है बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एंडेंजर्ड है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ देयर हैबिटेट, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, वो भी जो है एक्सटिंक्ट होने की कगार पर तो आ ही गए हैं, एक्सटिंक्ट हो भी जाएंगे एक सर्टेन टाइम के बाद में, जस्ट लाइक द डायनासोर्स एंड डोडो पक्षी। The next point is that what will happen if the top layer of soil is exposed? अगर top layer of soil को expose कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? See, अगर मैं बोलूँ कि कोई एक एक्स पर्सन है, उस पर्सन के अगर कपड़ों को उतार दिया जाए तो क्या होगा? क्या वो सर्दी, गर्मी, बारिश सब टाइम पर सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। सिंपल चीज़ है ये तो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें जनरली न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अगर मैंने कहा कि एक एक्स पर्सन है जिसने पूरा खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, उसको अब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या वो सर्वाइव करेगा? ऑब्वियसली नॉट, वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वहीं अगर हम बात करें टॉप सॉइल की, तो अगर मैं इस अर्थ के ऊपर से टॉप सॉइल को हटा देती हूँ, भाई ये मेरी टॉप सॉइल है, अब क्या हुआ, हो सकता है कि यहाँ से सारे पेड़ हटाने के बाद में, डिफॉरेस्टेशन के बाद में क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन के बाद में हो सकता है कि यहाँ पर हवा की वजह से, विंड की वजह से ये जो सारा टॉप सॉइल है, ऊपर की जो लेयर है मिट्टी की, वो यहाँ से हट चुकी है। उसके अलावा अगर हम कहें कि भाई बारिश का पानी आया और पानी जो है वो मिट्टी को अपने साथ में बहा कर ले गया, तो क्या होगा, ये टॉप सॉइल जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। जब ये टॉप सॉइल यहाँ से रिमूव हो जाएगी तो क्या होगा, भाई टॉप सॉइल के रिमूव होने की वजह से ये जो ज़मीन है ये अपनी फर्टिलिटी को खो देगी। क्यों खो देगी? बिकॉज इसकी फर्टिलिटी जो है वो टॉप सॉइल के ऊपर डिपेंड करती है। टॉप सॉइल के अंदर क्या होता है, तो टॉप सॉइल के अंदर होता है ह्यूमस, और उसी ह्यूमस की वजह से, उसी ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ही जो ये सॉइल है ये फर्टाइल होती है, और इसी की वजह से यहाँ पर हम क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चाहे तो हम एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से टॉप सॉइल को हटा दिया जाता है, या किसी भी रीज़न से ये टॉप सॉइल हट जाती है, दैट मीन्स कि अगर सॉइल एरोजन हो जाता है, तो उस सॉइल एरोजन की वजह से क्या होगा, उस सॉइल एरोजन की वजह से ये जो ज़मीन है ये पूरी की पूरी कैसी हो जाएगी, बैरन हो जाएगी। ये ज़मीन कैसी हो जाएगी, बैरन हो जाएगी। दैट मीन्स कि अब इस ज़मीन के ऊपर कोई भी चीज़ जो है उगाई नहीं जा सकती, बैरन हो चुकी है ये ज़मीन। अब सेकेंड थिंग क्या होगा, बैरन होने की वजह से यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, और जब क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लोगों की डिमांड्स को फुलफिल कैसे करेंगे? ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उनकी फूड की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा लैंड एरिया चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर यहाँ से टॉप सॉइल को हटा दिया जाएगा तो ये पूरा एरिया फिर किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं आएगा। दैट मीन्स इट विल बिकम बैरन। उसके अलावा अगर इसकी टॉप सॉइल को हटा दिया जाता है तो सेकेंड थिंग क्या होगी, सेकेंड थिंग ये कि यहाँ पर जो भी बारिश होगी
ये सॉइल अपनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खो देगी, बिकॉज बेसिकली जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो सॉइल के सारे लेयर्स की डिफरेंट डिफरेंट होती है, एंड मोस्टली जो है टॉप सॉइल ही क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है वाटर को और नीचे की तरफ सब सॉइल के अंदर दे देती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, टॉप सॉइल के रिमूव होने की वजह से ये जो सॉइल है ये अपनी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को भी खो देगा। तो जब पानी यहाँ पर ठहरेगा ही नहीं तो जमीन के अंदर कैसे जाएगा। दैट इज वाई कहा जाता है कि डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। इसीलिए हमसे रोज कहा जाता है कि बच्चा पेड़ लगाओ, बहुत सारे पेड़ लगाओ। जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे, जितनी ज़्यादा ग्रीनरी फैलेगी, उतना ही ज़्यादा जो है ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल जो है वो ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होगा। प्लस नेक्स्ट जनरेशन भी हमारी सारी इस नेचर की ब्यूटी को देख पाएंगी। अगर इसी तरह से पेड़ों को काटते गए या अगर इसी तरह से हम वाइल्ड लाइफ को ख़त्म करते गए, हमने इनको कंजर्व नहीं किया है, दैट मीन्स कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हो सकता है कि इस नेचर की ब्यूटी को बिल्कुल भी ना देख पाए। सो हमें ऐसा करना नहीं है। दैट इज वाई हमको क्या करना है, बहुत सारे पेड़ लगाते रहना है। चलो, इट विल बी योर पॉसिबल आंसर, ये हो सकता है आपका आंसर बेसिकली, बट हमने इनको डिस्कस कर लिया है तो आई होप कि आप एग्जाम के अंदर आंसर जो है वो लिख सकते हो। फाइन, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इन ब्रीफ व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना है। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का मेन रीजन क्या होता है, तो मेन रीजन ये होता है कि जब हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करेंगे तो हम अर्थ को भी कंजर्व नहीं कर पाएंगे। जस्ट लाइक कि अर्थ के अंदर देखो क्या है, जो ये बायोडाइवर्सिटी, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर सारे एनिमल्स की स्पीशीज आ जाएंगी, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो दूसरा एनिमल है या कोई और है। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना जरूरी हो जाता है जिससे कि इकोसिस्टम का बैलेंस भी बना रहे, जिससे क्या हो, बैलेंस्ड इकोसिस्टम रहे। बैलेंस्ड इकोसिस्टम रहे तो इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए भी हमको क्या करना है, इस बायोडाइवर्सिटी को बिल्कुल कंजर्व करने की जरूरत है। मेनली अगर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि जितनी वैरायटी ऑफ एनिमल्स किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा उसकी बायोडाइवर्सिटी होगी। चाहे वो प्लांट्स की बात कर लो, चाहे एनिमल्स की बात कर लो, जितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी। लेकिन अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एंडेंजर्ड स्पीशीज को भी कंजर्व करना पड़ेगा सो दैट कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो हो सकता है कि हमारे पास वैरायटी जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में आ जाए, तो हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दैट इज वाई हमको क्या करना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इन ब्रीफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स। प्रोटेक्टेड एनिमल्स जो होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, अभी भी वाइल्ड एनिमल्स के लिए कम्प्लीटली सेफ नहीं है। चाहे आप कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया की बात कर ले, चाहे आप बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लो, चाहे आप नेशनल पार्क्स की बात कर लो, या फिर चाहे आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर ले, लेकिन स्टिल भले ही प्रोटेक्टेड एरिया है लेकिन अभी तक भी जो वाइल्ड लाइफ है उसका ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो खत्म नहीं हुआ है। वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड एनिमल्स जो है वो अभी भी सेफ नहीं है। क्यों नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पर जो हंटर्स होते हैं वो कैसे भी करके वहाँ का एक्सेस ले लेते हैं और वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं। अब प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होगी, ना ही यहाँ पर हंटिंग पॉसिबल है, ना ही किसी को मारना पॉसिबल है, ना ही पेड़ों को काटना पॉसिबल होगा, ना वहाँ पर टूरिज्म पॉसिबल होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन भले ही कितना ही प्रोटेक्टेड एरिया है बट स्टिल वाइल्ड लाइफ जो है वो अभी भी सेफ नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज जो लोग उसकी देखभाल करते हैं या जो लोग उसकी रखवाली कर रहे हैं, कई बार होता है कि वही लोग क्या करते हैं, हंटर्स को अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, हंटर्स अंदर जाके क्या करेंगे, हंटिंग करेंगे। हंटिंग करेंगे तो जो वाइल्ड एनिमल्स है क्या वो सेफ रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो दैट इज वाई प्रोटेक्टेड एरियाज जो है वो भी अभी सेफ नहीं है बिकॉज ऑफ द करप्शन। इतना ज़्यादा करप्शन है तो इट मे बी पॉसिबल कि हंटर्स को परमिशन मिल गई है या फिर अदर जो कमर्शियल यूज़ के लिए जो लोग जानवरों का यूज़ करते हैं उनको परमिशन मिल गई है, तो हो सकता है कि जो वो लोग अंदर जाकर एनिमल्स को मारे और उनसे जो अपनी रिक्वायर्ड थिंग्स है वो ऑब्टेन कर लें। तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज भी इसीलिए वाइल्ड एनिमल्स के लिए सेफ नहीं है। बट हम करें क्या हम उनको घर ले आए, तो नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, हमको वाइल्ड एनिमल्स को उसी एरिया के अंदर रखकर ही हमको क्या करना है, सेफ रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल हाउ। कुछ ऐसे ट्राइबल्स होते हैं जो कि जंगल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो बेसिकली ट्राइबल्स जो है वो जंगल के ऊपर ही क्यों डिपेंडेंट है, बिकॉज
ट्राइब्स का मतलब क्या होता है, जनरली जो आदिवासी लोग होते हैं उनको हम ट्राइब्स में लेते हैं। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स होती है ये बेसिकली क्या करती है, ये अपने खाने के लिए, अपने शेल्टर के लिए, हर चीज़ के लिए, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो जब ये हर चीज़ के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है तो क्या होगा, फॉरेस्ट से ही उनको लकड़ी भी मिल रही है, फॉरेस्ट से ही उनको फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, फॉरेस्ट से ही उनको वेजिटेबल्स भी मिल रही है, फॉरेस्ट ही से उनको अदर थिंग्स मिल रही है। तो क्या फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। लेकिन कुछ ट्राइब्स ऐसी होती है जिनको अगर आप सिटी के अंदर लाकर रख भी देंगे, या अगर आप बोलेंगे कि भाई आपको गांव में रहना है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए। वो हमेशा जंगलों में ही रहते हैं और आगे भी जंगलों में ही रहेंगे, और उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कहीं और जाना, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग के लिए वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। उसके अलावा उनको किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट जो है वो उनको इनकी ज़रूरत का सारा सामान देगा। दैट इज़ वाई वो फॉरेस्ट के आसपास ही रहते हैं। एंड वी नो वेरी वेल कि बायोस्फीयर रिजर्व को भी इस तरह से ही डिज़ाइन किया गया है कि जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को तो कंजर्व किया जा सके, साथ ही साथ इकोनॉमी को भी डेवलप किया जा सके, एंड साथ ही साथ इन ट्राइब्स को बिल्कुल भी परेशानी ना हो और ये अपने जंगलों के अंदर ही रह ले। दैट इज़ वाई उस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 3 जोन्स बनाए गए थे। वी नो वेरी वेल, जो लास्ट वाला जोन था, जो आउटर जोन था, दैट इज अ ट्रांजिशन जोन। उस ट्रांजिशन जोन के अंदर इन ट्राइब्स का रहना अलाउड था, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि ट्राइबल्स जो होते हैं वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन दी जंगल वो डिपेंडेंट होते हैं। उसके अलावा वो किसी भी चीज़ से सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे कितना कोई भी आप गांव के अंदर उनको भेज दो, चाहे कैसे भी आप सिटी के अंदर भेज दो, चाहे आप उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दो, बट स्टिल ये लोग सिर्फ और सिर्फ जंगल के अंदर ही रह सकते हैं और जंगल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। फाइन, चल नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज क्या होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है। तो बेसिकली हमको पता है कि डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है। डिफॉरेस्टेशन होता है ह्यूमन पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ह्यूमन पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए होता है क्या, डिफॉरेस्टेशन। अब बेसिकली पहले के ज़माने में अगर हम थोड़ा सा जाकर देखें तो हमको पता है कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। अब इतने बड़े बड़े जंगल थे तो कभी भी भले ही वहाँ पे कितने भी लोग रह रहे हो, लेकिन उन्होंने उनको काटा नहीं था। वो ठीक है, वो लोग जो थे वो घुमंतु थे, अर्लियर जो मैन थे वो थोड़ा घुमंतु थे, घूमते रहते थे खाने पीने की तलाश में, पानी की तलाश में, जानवरों का हंटिंग भी करते थे। लेकिन स्टिल ये जब इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो फॉरेस्ट भी इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग से चलते थे, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों का अपना अपना खुद का कंट्रीब्यूशन था, जिनके बारे में भले ही उनको पता हो नहीं हो लेकिन वो कंट्रीब्यूशन तो था। फाइन, तो यहाँ पर क्या हुआ, उस टाइम तक तो कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई तो उस इंक्रीज्ड पॉपुलेशन की वजह से क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। उस इंक्रीज्ड पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ। तो सी, अब डिफॉरेस्टेशन पॉपुलेशन की वजह से क्यों हुआ, भाई जितने ज़्यादा लोग होंगे उनकी फूड की डिमांड भी बढ़ेगी। फूड की डिमांड बढ़ेगी तो हमें क्या समझ में आएगा कि भाई एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ा दो, क्रॉप प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ गई है, तो ये हो गया हमारा क्रॉप प्रोडक्शन। अब इस क्रॉप प्रोडक्शन की डिमांड के साथ साथ में क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन का तो चलो डिमांड है ही, ठीक है, लेकिन जब खेती करने जाएंगे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया तो उनको मिल गया है कि भाई ठीक है यहाँ हमको खेती करनी है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, वहाँ वो खेती करेंगे। लेकिन जब पॉपुलेशन का नंबर धीरे धीरे और बढ़ा तब उनको लगा कि नहीं यार ये लैंड एरिया तो बहुत छोटा पड़ रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको इस लैंड एरिया को इसकी जगह इतना बना देना है। अब डोरेमोन का गैजेट तो है नहीं कि ज़रा सा उसको हमने आगे किया और हम अपने लैंड एरिया को बढ़ा चुके हैं, नहीं। तो यहाँ पर लैंड एरिया जो है वो डायरेक्टली नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, जो आसपास के पेड़ पौधे हैं, जो आसपास के जंगल बने हुए हैं, उन जंगलों को कट कर दिया। तो लोगों ने क्या किया, उन जंगलों को कट कर दिया और इस क्रॉप प्रोडक्शन के एरिया को यानी एग्रीकल्चरल एरिया को बढ़ा दिया। जब इसको बढ़ाया तो क्या बढ़ा, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा, उसकी क्वालिटी पर भी लोगों ने ध्यान दिया। बट द प्रॉब्लम इज कि उन्होंने क्या कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया। देन आया इंडस्ट्रीज का दौर, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोगों को हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर ये पर्टिकुलर कोई चीज़ अगर उनके पास नहीं है तो भी वो चला लेंगे, नहीं, हर किसी को सारी चीज़ें चाहिए। तो जब सारी चीज़ें चाहिए, इतनी वैरायटी ऑफ थिंग्स अगर अपने मार्केट के अंदर प्रेजेंट है तो डेफिनेट सी बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होना ही है। सारी की सारी चीज़ें किसी के घर में तो बनेंगी नहीं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही बनेगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी फॉरेस्ट को कट किया गया।
देयर आर सो मेनी टाइप्स या बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन को किया गया। सो फर्स्ट थिंग इज कि क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से, फूड की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। सेकेंड थिंग कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, और उस अर्बनाइजेशन की वजह से भी क्या करना पड़ा, फॉरेस्ट को कट करना पड़ा ताकि इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा सिटी के बाहर की साइड में ले जाकर हम प्लेस कर सकें। अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में क्या हुआ कि भाई हमको हॉस्पिटल्स भी चाहिए। अब हमको क्या चाहिए, हॉस्पिटल्स भी चाहिए थे, फिर हमको क्या चाहिए, मॉल्स भी चाहिए, फिर हमको स्कूल्स भी चाहिए पढ़ने के लिए। तो अब ये इतनी सारी जगह तो कहाँ से लेकर आएंगे, तो ये जो इतनी सारी जगह है ये कहाँ से आई है, ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से आई है। सो आई होप कि अब क्लियर हो गया है कि डिफॉरेस्टेशन हमने क्यों किया है। डिफॉरेस्टेशन करने का ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है आज शौक आ गया तो जाओ पेड़ काट के आ जाओ और हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ना ही ऐसा है कि हाँ ठीक है जैसे लोगों का पहले शिकार करने का मन होता था वैसे ही कि भाई अब तो पेड़ काटने का मन हो रहा है, तो पेड़ काटने का मन नहीं होता है, बस ठीक है पेड़ काटने के कोई ना कोई रीजंस होते हैं कि भाई हाँ हमको ये एक लैंड एरिया चाहिए ताकि हम यहाँ पर ये एस्टैब्लिश कर सके, दैट इज वाई वहाँ पे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। बट इस डिफॉरेस्टेशन के कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है, इस डिफॉरेस्टेशन के कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है। हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कंसिक्वेंसेस कौन कौन से है डिफॉरेस्टेशन के, कि भाई CO2 और O2 का जो बैलेंस है, CO2 एंड ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो कौन बना के रखता है, वो पेड़ बना के रखते हैं। बिकॉज हम तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। इवन जो हमारे घर के अंदर जो पेट्रोल यूज किया जाता है गाड़ियों के अंदर, उससे भी क्या होता है, CO2 रिलीज होती है। क्या होगा इससे, CO2 रिलीज हो जाएगी, और इस CO2 के रिलीज होने की वजह से एनवायरनमेंट के अंदर CO2 की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जब वहां पर लगा दिए जाएंगे बहुत सारे पेड़ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस जो है वो बना कर रखेंगे। सो द फर्स्ट कंसिक्वेंसेस इज कि CO2 और O2 जो है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। उसके अलावा जो इकोसिस्टम है वो भी इम्बैलेंस होगा। इकोसिस्टम जो है वो इकोसिस्टम भी क्या होगा, इम्बैलेंस होगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से। बिकॉज डिफॉरेस्टेशन होगा तो वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ में से अगर एक भी एनिमल ऐसा हो गया जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है तो सोचो हमारी जो पूरी फूड चेन है वो तो खराब हो जाएगी। पूरी फूड चेन के अंदर एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर एनिमल जिसको कि मारा नहीं जा सकता, सोचो अगर पूरे फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसा एनिमल जो कि पूरा खत्म हो चुका है तो फूड चेन ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगी। बिकॉज फूड चेन के अंदर का एक एनिमल अगर हमने हटा दिया है तो आगे और पीछे वाले जो एनिमल्स थे उनको बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला था, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। फाइन, जैसे कि अगर हम बात कर ले ग्रास की, तो ग्रास के बाद कौन आता है, तो ग्रास को खाने वाला बाद में आता है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को खाने वाला कौन आया था, ग्रास हॉपर को खाने वाला आया था फ्रॉग। फ्रॉग को खाने वाला कौन आया था, तो फ्रॉग को खाने वाला था स्नेक, एंड स्नेक को खाने वाला था हॉक। फाइन, लेकिन अगर हम बात करें कि भाई वाइल्ड लाइफ जो है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो वाइल्ड लाइफ में से अगर एक भी एनिमल ऐसा है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि भाई स्नेक जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी अब यहाँ पर स्नेक नहीं है, तो सोचो फ्रॉग की क्वांटिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। फ्रॉग मरेगा ही नहीं, फ्रॉग की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सेकेंड थिंग, जो हॉक है उसको खाने को नहीं मिलेगा। फ्रॉग की क्वांटिटी बढ़ेगी तो इकोसिस्टम जो है इम्बैलेंस होगा। सेकेंड थिंग कि जब हॉक को खाने को नहीं मिलेगा तो हॉक की भी डेथ हो जाएगी, और धीरे धीरे ये जो हॉक है ये भी एक्सटिंक्ट होने लग जाएंगे। दैट मीन्स कि सिर्फ एक की वजह से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन का ये भी एक ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस है। फाइन, उसके अलावा अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से हमको याद भी है कि ग्लोबल वार्मिंग इज द थिंग जिसको कि हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और ये डिफॉरेस्टेशन का ही रिजल्ट है। उसके अलावा है फ्लड्स आना, ड्रॉट हो जाना, ये सारी चीजें भी किसकी वजह से होती है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से होती है। वैसे हम ऑलरेडी इसी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज के अंदर ही हम इसको पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लड कैसे आती है, ड्रॉट कैसे आती है। अभी हमको ये देखना है कि कॉन्सिक्वेंसेस होते क्या। तो फ्लड हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन का कम हो जाना, जमीन का बैरन हो जाना, ये सब का सब किसकी वजह से होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। फाइन, चलो आ जाओ नेक्स्ट थिंग पे। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज रेड डेटा बुक। अब ये रेड डेटा बुक क्या है, तो देखो रेड अलर्ट क्या होता है। रेड अलर्ट का मतलब जहां आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, जहां लगता है कि कोई ना कोई डेंजर जरूर होगा। तो यहाँ पर भी वही सेम सीन है कि रेड डेटा बुक का मतलब क्या हुआ कि जो ऐसी स्पीशीज है जो कि एंडेंजर्ड है, जो बहुत ज्यादा डेंजर जोन के अंदर है, जो अभी एक्सटिंक्ट होने की बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर ही है, कि अगर ये एक दो जो बचे हैं अगर इनकी भी डेथ हो जाए तो ये पूरी की पूरी स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी। तो उन एनिमल्स का एक जगह पे रिकॉर्ड रखा जाता है।
अर्नेस्ट रिकॉर्ड के लिए एक पूरी बुक बनी है और उस बुक का नाम क्या है, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक आपको नाम से ही याद रखना है कि हाँ डेटा बुक है, ठीक है, किसी का डेटा है, लेकिन रेड डेटा बुक है, दैट मीन्स कि डेंजर जोन वाला है। अब डेंजर जोन किसका, एनिमल्स का। एनिमल्स जो कि डेंजर जोन के अंदर है, थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि एक्सटिंक्ट हो जाए अगर हम उनकी केयर नहीं करेंगे तो उस बुक का नाम क्या होगा, रेड डेटा बुक होगा। द नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। अब माइग्रेशन वर्ड क्या है, ठीक है, इसको अच्छे से देखते हैं। माइग्रेशन का मतलब क्या था, तो हमने देखा था कि भाई जो ह्यूमन बींग्स है वो भी माइग्रेट करते हैं। ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। क्यों जाते हैं, हो सकता है कि जॉब के लिए चले जाए, हो सकता है कि जॉब के लिए चले जाए या एजुकेशन के लिए चले जाए, हायर स्टडीज के लिए माइग्रेट कर जाए, अपनी जगह से जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ से कहीं और चले जाएंगे। कभी होता है कि घर से, कभी होता है कि डिपार्ट हो रहे हैं, दो फैमिली बहुत बड़ी है, वहाँ से हम सोच रहे हैं कि नहीं डिफरेंट रह लेते हैं ताकि हम इजीली रह पाएंगे, घर छोटा पड़ रहा है तो कहीं और जाकर रह लेंगे। या होता है कि जॉब लग गई है तो जाना है, हायर स्टडीज़ के लिए गांव में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो हमको बाहर जाना है। तो ये सारे क्या होता है, ये सब माइग्रेशन के रीज़न होते हैं कि ठीक है अगर पर्टिकुलर पर्सन है एक पर्टिकुलर विलेज के अंदर रह रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, उसको नहीं सेट हुआ वहाँ पर, वो जॉब के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, किसी और रीज़न के लिए वहाँ से माइग्रेट होकर कहीं और आ गया, अब वो वहाँ रह रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो अगर उनको पूछा जाए कि आप यहाँ पर कब से है तो वो बोलते हैं कि हम कुछ सालों से यहाँ पर है, लेकिन हमारा जो मेन जो ओरिजिन है वो कहीं और का है। तो ये जो ओरिजिन वाला प्लेस है वहाँ से आप नए प्लेस पे आ गए हो, दैट मीन्स कि आपने क्या किया है, माइग्रेट कर लिया है। तो जो बर्ड्स होती है वो भी क्या करती है, माइग्रेशन करती है। बर्ड्स भी क्या करती है, माइग्रेशन करती है। क्यों करती है, तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से करती है, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से करती है या फिर रिप्रोडक्शन के लिए करती है। सी अगर हम एग्जांपल ले साइबेरिया का, साइबेरियन क्रेन का, तो साइबेरिया के अंदर रहने वाली जो ये साइबेरियन क्रेन्स है वो सिर्फ विंटर सीजन के लिए ही इंडिया में आती है, यानी सर्दियां बिताने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए इंडिया के अंदर आती है। क्यों आते हैं, तो जो साइबेरिया है वहाँ पर थोड़ा सा विंटर सीजन के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा लो हो जाता है, तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो हो जाता है, हार्श कंडीशंस हो जाती है, तो साइबेरियन क्रेन्स वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती है। दैट इज़ वाई वो बर्ड्स क्या करेंगी, वो बर्ड्स वहाँ से माइग्रेट होकर, वो वहाँ से बिल्कुल फ्लाई करती है, उड़ के आती है वो इंडिया तक, पूरा इतना लंबा टूर करके आती है वो इंडिया तक, और सिर्फ किसके लिए आती है, सर्दियाँ बिताने के लिए आती है। तो एवरी ईयर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर साइबेरियन क्रेन्स जो है साइबेरिया से इंडिया आते हैं, और इंडिया में आने के बाद में वहाँ 2-4 महीने रहते हैं, और लास्ट के अंदर जब विंटर सीजन खत्म होने वाला होता है तब वो फिर से अपने देश को लौट जाते हैं। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, माइग्रेशन कह देते हैं। बेसिकली माइग्रेशन का मतलब यही हुआ कि कोई पर्टिकुलर एक्स ऑर्गेनिज्म है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चला जाता है, वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रहता है, कुछ सालों के लिए रह सकता है, कुछ महीनों के लिए वो वहाँ रह सकता है, या फिर अगर हम बर्ड्स की बात करें तो एवरी ईयर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए वो वहाँ पर जाते हैं, बट फॉर स्पेशल पर्पस। कोई ना कोई स्पेशल पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घूमने के लिए 2 दिन ननियाल जा रहे हो तो हम उसको बोल रहे हैं माइग्रेशन है, नहीं, वो माइग्रेशन नहीं होगा। माइग्रेशन कोई स्पेशल पर्पस की वजह से होगा। तो यहाँ पर माइग्रेशन क्यों हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हो रहा है। इतना ज़्यादा हार्श कंडीशन हो जाती है साइबेरिया के अंदर कि वहाँ पर सर्वाइवल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई वो बर्ड्स क्या करेंगी, साइबेरियन क्रेन्स जो है वो इंडिया की तरफ आएंगी और इंडिया में ही अपनी सर्दियाँ बिताएंगी, स्पेशली भरतपुर के अंदर बिताएंगी, और उसके बाद वहाँ से जो है अपने फिर से देश लौट जाएंगी जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी। उसके अलावा इतनी ज़्यादा ठंड के अंदर रिप्रोडक्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इतनी ठंड होती है तो ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, और जब रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है तो हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल रखना है। तो ये क्रेन्स क्या करती है, या जो बर्ड्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स है, वो क्या करेंगी, वो वहाँ से माइग्रेट होकर कहीं और चली जाएंगी, रिप्रोडक्शन के लिए, ब्रीडिंग के लिए, एग्स लेइंग के लिए चली जाएंगी। तो आई होप कि क्लियर हो गया है कि माइग्रेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है, ये भी लर्न रखना है। ऐसा नहीं कि ठीक है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाकर कुछ टाइम रह रहे हैं तो माइग्रेशन है, नहीं, फॉर स्पेशल पर्पस होता है, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है इन सारे क्वेश्चंस का, मतलब 1 by 1 सारे क्वेश्चंस का आप देख सकते हो। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ताकि आपको एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली उसको लिख सको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in order to meet the ever increasing demand in factories and for shelter, trees are being continuously cut. Obviously भाई डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है, इंडस्ट्रीज की डिमांड है, शेल्टर की डिमांड है, फूड की डिमांड है, भाई पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी
उतनी ही ज्यादा डिमांड होगी, और जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ही ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बिकॉज हम कंटिन्यूअसली हम पेड़ों को कट किए जा रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है ना भैया, जब हमारे पास में है ये पूरी एक अर्थ, ठीक है, अब इस अर्थ के ऊपर क्या हुआ, इस अर्थ के ऊपर में इतना तो क्या था, फॉरेस्ट था। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, जस्ट ऐसा नहीं है कि भाई आधा पोर्शन फॉरेस्ट है और आधे पोर्शन में हमको रहना, नहीं, ये जस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं। फाइन, ये सपोज है फॉरेस्ट, यहाँ पर क्या है, यहाँ हम मान के चलते भाई इतना फॉरेस्ट नहीं है, ज्यादातर बेसिकली वाटर है, बट हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि भाई ठीक है हमारे पास में इतना फॉरेस्ट है, इतना मैंने बोल दिया कि भाई वाटर है। बेसिकली अगर देखा जाए तो 75% वाटर है, तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आपका वाटर का आना चाहिए। बट स्टिल ठीक है, एज्यूम करने में क्या जाता है भाई, मैथ्स के अंदर भी तो मानते हो ना, तो बस यहाँ भी मान लो कि माना कि यहाँ पर है वाटर, यहाँ पर क्या था, फॉरेस्ट था। अब ये पोर्शन जो है, इतना पोर्शन जो है वो हमारे पास में रह गया कि भाई चलो ठीक है, हम जो है यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं, हम हमारे घर यहाँ बना सकते हैं, हम हमारे पेट एनिमल्स को यहाँ रख सकते हैं, हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। बट दी प्रॉब्लम इज कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, वैसे वैसे क्या हुआ, लोगों की फूड की डिमांड भी बढ़ी, लोगों को शेल्टर भी चाहिए था। अब हुआ क्या, वाटर को तो कम नहीं कर सकते थे, तो एक काम किया, पेड़ों को कट करा। पेड़ों को कट किया तो कट करते करते पहले हम पहुंचे यहाँ तक, पहले हम इस वाले पोर्शन तक पहुंचे, तो हमको समझ में आएगा अच्छा ठीक है, हम अब इतने एरिया के अंदर रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या हुआ, और पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, और पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो इतना एरिया कट कर दिया गया, और पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो इतना एरिया कट कर दिया। अब सोचो इतना ज्यादा एरिया आप किसके लिए ले रहे हो, रहने के लिए ले रहे हो। तो फॉरेस्ट का देखो हाफ से भी ज्यादा, मोर देन हाफ एरिया जो है वो हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं, यानी हम डिफॉरेस्टेशन कर चुके हैं, और एक्चुअली कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि इसको हम एज्यूम कर रहे, नहीं, जितना भी पोर्शन फॉरेस्ट है, अगर हम फॉरेस्ट को हम मान के चलते हैं 100%, कोई भी चीज है अपने आप में 100% होती है, तो अगर हम फॉरेस्ट का 100% ले, तो उस फॉरेस्ट के 100% में से मुझे लगता है कि 70% तक तो हमने ऑलरेडी कट कर दिया होगा, और 30% कुछ रह गया है, तो वो भी थोड़े थोड़े धीरे धीरे हो ही रहा है। फाइन, चलो, सो आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। नाउ सी, जब फॉरेस्ट की क्या, फैक्ट्रीज की डिमांड बढ़ रही है, शेल्टर की डिमांड, फूड की डिमांड बढ़ी, तो हमने क्या किया भाई, पानी के ऊपर हमारा जोर नहीं है, तो हमने फॉरेस्ट को कट करना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स कि हमने स्टार्ट किया डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट किया। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तो। नाउ इज इट जस्टिफाइड टू कट द ट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट्स, डिस्कस एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट। अब आपको एक रिपोर्ट बनानी है और ये बताना है कि ये जो हम इतना सारा ये जो पेड़ों को कट किए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, क्या ये एक्चुअली जस्टिफाइड है। अब अर्थ के ऊपर है कोई भी चीज है, हमने क्या कहा था पहले भी कि अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं हमें उनको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है, क्योंकि मदर अर्थ ने, मदर नेचर ने जितनी भी चीजें बना रखी है वो सब हमारे सर्वाइवल के लिए है। अगर हमने उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ की है तो डेफिनेट सी बात है कि उसका हमको एक हार्मफुल इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डिफॉरेस्टेशन के वैसे ही हम बहुत सारे कंसिक्वेंसेस को पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ओनली डिफॉरेस्टेशन की वजह से। नाउ द थिंग इज कि अगर हम इतने सारे पेड़ों को कट कर रहे हैं ओनली फॉर द शेल्टर एंड फॉर फैक्ट्रीज एंड फॉर फूड एंड और एवरीथिंग, राइट, तो क्या ये जस्टिफाइड है? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट। दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करनी है। आई मीन डिक्रीज तो हम कैसे कर सकते हैं, लोगों को मार सकते नहीं है, लेकिन ठीक है हमें उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। बट जब हम इस चीज के लिए जागेंगे ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कुछ लोग अवेयर हो चुके हैं इस चीज के लिए, कुछ लोग अभी भी नहीं अवेयर हुए हैं, लेकिन जब एक्चुअल में जब सबको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली हमें पॉपुलेशन को कम करने की रिक्वायरमेंट है या उसको कंट्रोल में रखने की रिक्वायरमेंट है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नाउ क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है, तो इसका आंसर तो हमको पता है कि डेफिनेटली नॉट। ठीक है, इट इज नॉट जस्टिफाइड। ये जस्टिफाइड कब होगा, जब हम फिर से रिफॉरेस्टेशन भी करेंगे। अब रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ, तो वी नो वेरी वेल कि रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, वापस से पेड़ लगाने हैं, हमें फिर से क्या करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं। जितने पेड़ों को कट किया जा रहा है उससे ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, तब तो जाके क्या होगा, जस्टिफाइड होगा ये कि हाँ ठीक है हमने अगर पेड़ कट किए हैं तो हमने फिर से एक पेड़ लगा भी दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर फिर से पेड़ों को नहीं लगाया गया है, दैट मीन्स कि जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अन्याय हो रहा है किसके साथ, नेचर के साथ में। तो बेसिकली इसीलिए कहा जाता है कि बर्थडे है तो भी आप पेड़ लगाए, एनिवर्सरी है तब भी आप पेड़ लगाए। अगर आपने एक पेड़ को कट किया है तो हमें 2 पेड़ लगाने हैं, ये हमको कई बार बोला जाता है, लेकिन जनरली हम करते नहीं है, लेकिन हमें करना चाहिए। फाइन, और ये जस्टिफाइड कब होगा, पेड़ों को कट करना, भले आप किसी भी रीजन से कट कर रहे हो, लेकिन ये जस्टिफाइड कब होगा, जब फिर से क्या किया जाएगा, रिफॉरेस्टेशन किया जाएगा। और रिफॉरेस्टेशन ऐसा नहीं है कि ठीक है आज हमारा मूड हो गया तो हम रिफॉरेस्टेशन करने निकले, नहीं।
अगर सपोज किसी ने एक पेड़ को कट किया है तो फिर से हमको कितने पेड़ लगाने चाहिए, 2 पेड़ लगाने चाहिए। अब 2 नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट एक तो लगाओ कि जितना हमने कट किया है उसका तो हम कंपेंसेट कर ले, और अगर वही कंपेंसेशन कर लेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, और तब भी जो है धीरे धीरे मदर नेचर जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को फिर से हील अप करने लग जाएंगी। नाउ एक चीज और कि भाई जिस क्वालिटी का, जिस स्पीशीज का, जो वैरायटी ऑफ प्लांट और ट्री जो आपने कट किया है, सेम वैरायटी ऑफ सेम स्पीशीज का जो ट्री है वो हमको प्लांट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने जो है कट तो किया था सागवान का पेड़, ठीक है, सागवान की लकड़ी आई होप कि आपको पता है कौन सी होती है, सागवान हो गया, शीशम हो गया, ये बहुत ज्यादा मतलब मुझे लगता है ना कि डिमांड वाले है, आई थिंक सागवान होता है मे बी, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बिकॉज सागवान की लकड़ी हो गई, चाहे शीशम की है चाहे देवदार की है, वो इतनी डिमांडिंग होती है, सबको लगता है कि नहीं हमारे घर का फर्नीचर तो इसी लकड़ी से बनना चाहिए, तो जनरली हम कट तो कर देते हैं, लेकिन हम फिर क्या कर रहे हैं कि भाई ठीक है रिफॉरेस्टेशन भी करना है, तो हम एक काम करते हैं, एक मैंगो ट्री लगा देते हैं। अरे भाई क्यों लगा दे मैंगो ट्री, पता चलेगा एक सर्टेन टाइम के बाद में क्या होगा, ये सागवान की लकड़ी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, शीशम की लकड़ी खत्म हो जाएगी, तो हमें ऐसा क्यों करना है, नहीं करना है। हमें क्या करना है, जिस स्पीशीज का हम पेड़ कट कर रहे हैं उसी सेम स्पीशीज का हमको पेड़ लगाना है और हाथों हाथ लगाना है। ऐसा नहीं कल लगा देंगे, 10 दिन बाद लगाएंगे, 15 दिन बाद लगाएंगे, नहीं, आज कट किया है हाथों हाथ लगाना है, सो दैट कि क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन तो होगा, साथ ही साथ फिर से रिफॉरेस्टेशन भी होगा, एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में ये पेड़ जो है ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगेंगे और हमारी तरफ से नेचर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल से कुछ नहीं हो सकता, गांधी जी भी तो अकेले चले थे ना, फिर भी तो सब लोग उसके साथ चल गए उनके, तो बस यही काम हमको करना है, भले हम एक पेड़ लगाएंगे, हमको देख के हो सकता है कि कोई और ऐसा जागे कि भाई नहीं मैं भी एक पेड़ लगाऊंगा, फिर एक और जागे कि अच्छा आपने एक लगाया मैं 2 लगा देता हूँ, तो कितना अच्छा हो जाएगा ना ये। सो आई होप कि इतनी चीज क्लियर हो गई है कि भाई ये जस्टिफाइड तो नहीं है पेड़ों को कट करना फॉर फैक्ट्रीज और फॉर शेल्टर एंड फॉर फूड, लेकिन ये जस्टिफाइड कब हो सकता है, जब हम साथ ही साथ में क्या कर दे, रिफॉरेस्टेशन भी कर दे। अगर डिफॉरेस्टेशन के साथ रिफॉरेस्टेशन किया जाएगा दैट मीन्स इट विल बी ओके, फाइन। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट थिंग पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है एंड आई होप कि आप अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट कुछ देख रहे हो। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन थ्योरेटिकल पार्ट देखना है बट ऐसा नहीं है कि रटना नहीं है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रट रहे हैं, हाँ ये लाइन लिखी थी इस लाइन के बाद ये आया था, नहीं, टोटली आपके माइंड में सबको सेट होना चाहिए। चले, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन बाय यू। आपको क्या बताना है कि भाई अपनी लोकेलिटी के अंदर अपनी ग्रीन वेल्थ को बचाने के लिए, यानी कि ट्रीज को बचाने के लिए आपने ऐसा क्या किया है, या आप ऐसा कौन सी चीज का किस तरह से आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। भाई एवरीथिंग के अंदर हम क्या चाहते हैं कि भाई ये कंट्रीब्यूशन जाए हमारा, नेचर को बचाना है, भले ही हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट एज एन इंडिविजुअल तो हम कुछ करेंगे, तो वही हमारा क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। तो हम कंट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या कर सकते हैं, प्लांट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर ट्रीज। जितने ज्यादा प्लांट लगाएंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेटर होगा, उतना ही ज्यादा हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए बेटर होगा, कि उनको भी जो है सारे के सारे जो ग्रीन वेल्थ है, ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन टाइम के बाद खत्म हो जाए और हमको लगे कि नहीं यार सब कुछ तो रोबोटिक्स है, पेड़ पौधों की तो जरूरत ही नहीं है, ऑक्सीजन हमको कहाँ मिल रही है, फिर तो सिर्फ सिलेंडर्स के अंदर ही देखने को मिलेगी, नहीं। तो हमें क्या करना है, बहुत सारे पेड़ लगाने हैं सो दैट कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी प्योर एयर मिले, जो फ्रेश एयर जिसको हम कहते हैं ना कि मॉर्निंग में हमें फ्रेश एयर मिलती है, बेसिकली आजकल नहीं मिलती है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन आप जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे उतना ही आप पॉल्यूशन को कम करते हुए चले जाओगे। तो मेन कंट्रीब्यूशन क्या होगा, मेन कंट्रीब्यूशन ये ग्रीन वेल्थ को बचाने के लिए ये होगा कि हमें क्या करना है, बहुत सारे ट्रीज लगाने हैं, बहुत सारे ट्रीज लगाने हैं एंड साथ ही साथ में हमको क्या करना है, पेट्रोल को कम कर दे, पेट्रोल का यूज जो है वो कम कर दे, जितना हो सके पैदल चलने की कोशिश करें, अगर आसपास के अंदर जा रहे हैं पैदल चले, डिस्टेंस में जा रहे हैं और कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर ले। अगर आपको पर्टिकुलर एक जगह से दूसरी जगह पर ही जाना है, कि वहां से हमको घूमना कहीं नहीं है, तो आपको गाड़ी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जाओगे तब भी आप वहां से कहीं अपने डिजायर्ड प्लेस के ऊपर आराम से पहुंच सकते हो और वहां से घर भी आ सकते हो। तो व्हाई नॉट वी आर यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमें शर्म आती है ना, दैट्स व्हाई। तो अब हमें शर्म नहीं करनी है, हमको क्या करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना है सो दैट कि हम पेट्रोल को बचा सके। सेकेंड थिंग कि अगर आसपास में कहीं जाएंगे, वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉक कर ले, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और पेट्रोल भी बच जाएगा, और साथ ही साथ एक हमारा कंट्रीब्यूशन जाएगा एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। नेक्स्ट थिंग क्या होगी, नेक्स्ट थिंग कि अगर सपोज हम थोड़ी डिस्टेंस पर जा रहे हैं कि भाई नहीं यार वॉकिंग डिस्टेंस तो नहीं है, तो यूज साइकिल्स। व्हाई नॉट वी आर यूजिंग द साइकिल्स, ऑब्वियसली वी हैव टू यूज द साइकिल्स,
कितना अच्छा होता है ना, एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है हमारी, हमें सुबह जल्दी उठ के जिम का खर्चा भी नहीं करना पड़ता और जल्दी जल्दी उठ के ना मतलब नींद भी नहीं खराब करनी पड़ती है। साइकिल चलाओ, आराम से अपनी एक्सरसाइज भी होगी, हेल्थ भी सही रहेगी और हमारी ग्रीन वेल्थ भी सही रहेगी। पेट्रोल बचेगा तो साथ ही साथ में क्या होगा, पेट्रोल बचेगा तो ये जो ग्रीन वेल्थ है वो भी बचेगी। क्यों? एयर पॉल्यूशन भी तो नहीं होगा। जितना आप पेट्रोल को बचाओगे उतना ही आप एयर पॉल्यूशन को भी क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। भाई गाड़ी नहीं यूज करोगे, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, फाइन। उसके अलावा हमको क्या करना है, सेव पेपर। जितना हो सके ना पेपर को सेव करना है। क्यों पेपर को क्यों सेव करना है? बिकॉज पेपर से ही क्या पेपर जो है वो किससे बनता है, ट्री से बनता है। पेपर से ट्री नहीं बनता, ट्री से पेपर बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रीज को कट करने के बाद में कुछ पेपर बनते हैं। लाइक अगर हम 17 ट्रीज को कट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ओनली 1 टन ऑफ पेपर मिलेगा। 1 टन ऑफ पेपर जो है हमको कब मिलेगा, जब हम 17 ट्रीज को कट करेंगे। तो जो हम कितने ज्यादा पेड़ों को कट कर रहे हैं, बिकॉज हम हर जगह हम देखते हैं पेपर वर्क है, सब जगह पे हमको क्या करना था, पेपर वर्क है हमारा, कि बस हम ठीक है पेपर में लिखे जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेपर को वेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा। इवन कई बार होता है कि हम भी कर लेते हैं, लिखते लिखते कई बार लगता है कि नहीं यार गड़बड़ हो गया तो फाड़ेंगे उसको, फेंक देंगे। बट ये क्यों नहीं सोचा कि क्यों फाड़ के फेंकना है, हाफ पेज तो है ना, वो यूज कर सकते हैं। बट नहीं, हम नहीं सोचते जनरली। इवन कई बार होता है कि मैं खुद भी नहीं सोचती, बट मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। और साथ ही साथ में क्या करना है, पेपर को बचाना भी है। जितना हम पेपर बचाएंगे उतना ही हम पेड़ों को भी बचा लेंगे। तो हमारी ग्रीन वेल्थ को बचाने के लिए हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर हम 2-4 ऑप्शंस को भी फॉलो कर ले तब भी हम हमारा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं हमारी ग्रीन वेल्थ को, यानी ट्रीज को बचाने के लिए। एंड द मेन थिंग इज प्लांट मोर ट्रीज। बाकी कुछ हो नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट ट्रीज तो प्लांट कर ले, ताकि हमारा मेन कंट्रीब्यूशन जाए। एक सर्टेन टाइम के बाद में क्या होगा, वो जो आपने छोटा सा सैपलिंग लगाया है ना प्लांट का, वो बड़ा सा एक ट्री बन जाएगा और वो बहुत ज्यादा शेड भी देगा, आसपास की एयर को भी क्लीन रखेगा। फाइन, नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन बाय यू। हमारे लिए एक्शंस क्या हो सकते हैं? अभी हम छोटे छोटे बच्चे हैं ना हम तो हमारी तरफ से एक्शन क्या हो सकता है? अभी हम पेड़ लगा लें, हम आसपास के लोगों को अवेयर कर लें, जो गंदगी फैलाते हैं या जो पेड़ों को कट करते हैं, जो पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो पेपर को सेव नहीं कर रहे हैं, जो ज्यादा ही बिना मतलब का पेट्रोल यूज कर रहे हैं, तो उन सबको हम थोड़ा सा अवेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा जागरूकता ला सकते हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि जाके कह रहे नहीं अंकल ये नहीं करना, अरे बोलो, लेकिन थोड़ा उनको अगर तरीके से हम समझाएंगे। पोस्टर मेकिंग वगैरह जो आता है, ये जो रैली निकलती है, जो नाटक होते हैं, ये सब किसके लिए होते हैं? सो दैट कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो यहाँ भी हमको यही करना है कि हमें अवेयरनेस फैलानी है लोगों के बीच में कि भी हमको बहुत सारे पेड़ लगाने हैं और हमको इन सारी चीजों को बचाना है, सो दैट कि हम हमारी ग्रीन वेल्थ को बचा सके और हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए भी हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिनेरियो जो है वो रख सके। ऐसा नहीं हो कि लास्ट के अंदर जब हम नेक्स्ट जनरेशंस की अगर बात करें तो उनको ये ब्यूटीफुल नेचर देखने को ना मिले और बहुत ही कहते ना जो रोबोटिक्स वाला जो है, जो हम कई बार फिल्मों में देखते हैं कि 2050 तक या 60 तक या 70 तक जो है अर्थ बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, तो हम नहीं चाहते कि हमारी अर्थ वैसी हो। फाइन, चलो, सो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो वो जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है, तो इतना वो डीप में सोचने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही ये सोचने की रिक्वायरमेंट है कि यार ये कैसे होगा, हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। नहीं, हमको ये सब कुछ आता है, वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट, हमें सबको पता है ये चीजें। बट एग्जाम के टाइम जब क्वेश्चंस देखते हैं ना, तब हमारा माइंड ऐसे हो जाता है अरे यार ये क्या था। तो अब क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि भाई जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से रेनफॉल कैसे कम हो जाएगी, ठीक है। हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस टू रेनफॉल। अब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वेल एंड गुड, ये हमको पता है। अब इसी की वजह से रेनफॉल जो है बिल्कुल कम हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? देखो, डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया पेड़ों को कट करना, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। हम इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस भी देख चुके हैं कि भैया अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, या फिर सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी, या फिर अगर हम बोले तो सॉइल एरोजन हो जाएगा, ड्रॉट पड़ने लगेगा, फ्लड आने लगेगी। तो बहुत सारे हमने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े हैं। CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि रेनफॉल जो है वो कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी रेनफॉल कम? तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो इन्विटेशन देते हैं रेनफॉल को। किसको इन्विटेशन देते हैं? वो इन्विटेशन किसको दिया उन्होंने? रेनफॉल को इन्विटेशन दिया कि भैया आओ। रेनफॉल को बुलाया जाता है कि नहीं भैया रेनफॉल को तो आना ही चाहिए। पूरे अर्थ के ऊपर अगर बारिश नहीं होगी तो अर्थ जो है उसके अंदर पानी रिप्लेनिश कैसे होगा, वाटर साइकिल कैसे मेंटेन होगा। आपने कई बार सुना भी होगा ना अपने बड़े बुजुर्गों से या दादा दादी से या किसी से भी कि भी पहले जो है ना बहुत ज्यादा बारिश हुआ करती थी।
इवन हमने रामायण भी देखी है लॉकडाउन के अंदर बैठे बैठे, तो उसमें भी हमने ये देखा है कि जब चौमासा होता है यानी 4 महीने का ये जो मॉनसून सीजन होता है उसके अंदर कंटिन्यूअसली बारिश होती है। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूअसली बारिश नहीं होती है, ना ही इतनी बारिश हो रही है जितनी पहले हुआ करती थी, तो पानी का रिप्लेनिशमेंट नहीं हो रहा है इतना। नेक्स्ट थिंग इज कि हम पानी का इतना ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं तो वो भी कम हो रहा है, तो हमको क्या करना है, सारी ही चीजों को बचाना है। उसके अलावा भी अगर देखें तो पहले बाढ़ नहीं आया करती थी भाई, इतना ज्यादा पानी होता था तो भी बाढ़ नहीं आती थी। लेकिन अभी क्या है, बहुत कम बारिश हो रही है फिर भी बाढ़ आ जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जितना ज्यादा हमने डिफॉरेस्टेशन किया है उतना ही ज्यादा हमको हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो श्योर है हम, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या होता है, रिड्यूस रेनफॉल, रेनफॉल जो है कम हो जाती है। क्यों? जो ट्रीज रेनफॉल को बुलाते हैं वो ट्रीज को ही हमने कट कर दिया, तो रेनफॉल को बुलाएगा कौन? कोई भी नहीं बुला पाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो पेड़ जब कम होंगे तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, पेड़ कम होंगे ट्रांसपिरेशन कम होगा, और ट्रांसपिरेशन कम होगा तो कौन इफेक्ट, किसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? वाटर साइकिल पे पड़ेगा। यानी कि जो वाटर साइकिल प्रॉपरली पहले वर्क कर रहा था, प्रॉपर चल रहा था, अब उस साइकिल के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी हो चुकी है और वो जो साइकिल है वो प्रॉपरली नहीं काम करेगा। यानी कि पानी जितना आना चाहिए था फिर से अर्थ के ऊपर, उतना पानी अर्थ के ऊपर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट थिंग इसकी ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो गई है तो उसकी वजह से भी जो बारिश है वो भी कम हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी बारिश कम हो रही है। अर्थ का इतना ज्यादा टेम्परेचर हो चुका है ना, इतना हाई टेम्परेचर हो चुका है अर्थ का कि रेनफॉल तो डेफिनेटली वहां पर कम ही होगी। भाई रेनफॉल का हमको पता है, एक वाटर साइकिल होता है, इवेपोरेशन होगा, पानी ऊपर भाप बन के उड़ेगा, लास्ट में ऊपर जाके क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। लेकिन ये सारी चीजें अब नहीं हो रही। गर्मी बहुत ज्यादा है, इवेपोरेशन हो रहा है, नो डाउट हो रहा है, लेकिन ऊपर कंडेंसेशन की बात जब आती है, क्लाउड्स बनने की जब बात आती है, तो देखो वेदर में भी इतने ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं ना, जितना पहले इतने नहीं हुआ करते थे इतने ज्यादा अब हो रहे हैं। एकदम से सर्दी पड़ जाना, एकदम से बहुत गर्मी हो जाना, बारिश नहीं होना, बारिश कभी होना भी तो बहुत ज्यादा होना, कभी बिल्कुल नहीं होना। तो ये जो इतने सारे चेंजेस है ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं। अर्थ के अंदर की तरफ अगर देखें तो इतना ज्यादा CO2 का लेवल बढ़ चुका है, साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है CO2 की वजह से बढ़ चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वेदर में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दैट इज वाई मानसून पर भी इफेक्ट पड़ता है और रेनफॉल जो है बिल्कुल कम हो चुकी है, और फिर भी हम बोलते हैं कि बाढ़ आ रही है। तो जो कितनी मतलब सोचने वाली बात है ना ये, कि इसके बाद भी हम बोल रहे हैं कि बाढ़ आ रही है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड पेपर बी सेव्ड? पेपर को सेव क्यों करना है? प्लस प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर। आपको पेपर को सेव क्यों करना है, द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव द पेपर। आपको एक सेकंड लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर आपको ये बताना है कि आपने कौन कौन से वेज यूज करके आप जो पेपर को बचा सकते हो। बट द फर्स्ट थिंग इज कि व्हाई शुड वी डू इट? क्यों बचाए पेपर? भाई पेपर मिल रहा है ना, क्या फर्क पड़ रहा है? पेरेंट्स लाके दे रहे हैं ना हमको कॉपीज लाके दे रहे हैं, हमको बुक्स लाकर दे रहे हैं, हमको रफ नोटबुक्स दे रहे हैं, हमको स्क्रैप बुक भी दे रहे हैं, हमको कलरफुल चार्ट पेपर्स भी लाकर दे रहे हैं, हमें स्टिकी नोट्स भी लाकर दे रहे हैं। तो फिर हम क्यों बचाए पेपर? भाई सारी ही चीजें तो हमको लिख कर ही तो करनी पड़ती है। जब देखो जो फॉर्म भरना है ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन तो है ही, साथ में ऑफलाइन भी होगा, लेकिन हमको क्या करना है, पेपर को बचाना है। बिकॉज अभी अभी हमने पढ़ा है 17 ट्रीज को कट किया जाता है, 17 ट्रीज को कट किया जाता है किसके लिए? ओनली 1 टन ऑफ पेपर बनाने के लिए। अब आधे लोगों को लग रहा होगा कि यार ये एग्जाम क्यों होते हैं, एग्जाम के अंदर तो मतलब बहुत ज्यादा पेपर यूज होता है ना, तो क्यों नहीं हम एग्जाम को ही कैंसिल कर दे तो हमारे पेपर बच जाएंगे। तो बेटा एग्जाम तो कैंसिल हमारे होने नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं होने हैं, ज्यादा हुआ तो ऑनलाइन हो जाएंगे। तो एग्जाम तो देने ही है, तो एग्जाम को मत कोसे, ठीक है। यहाँ आ जाए कि हम कैसे बचा सकते हैं। अब एग्जाम वाले तो बचाएंगे नहीं क्योंकि तुम्हारा एग्जाम तो लेना ही लेना है। चलो, तो 17 ट्रीज को कट किया जाता है फॉर 1 टन ऑफ पेपर, सिर्फ 1 टन पेपर फाइंड लेने के लिए, ठीक है। अब सोचो इतना ज्यादा पेपर का कंजप्शन है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इतनी ज्यादा पेपर का कंजप्शन भी हो रहा है। अब पेपर इतना ज्यादा अगर यूज हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन इतना ज्यादा अगर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे पेपर बनाने पड़ेंगे। और उन बहुत सारे पेपर को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है। और ये जो बहुत सारे पेड़ों को आप काट देते हो उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोल देते हैं। और ये डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस तो हम पता नहीं मतलब कितनी ही बार हम पढ़ चुके हैं, और मुझे लगता है अब तो आपको मुंह जुबानी याद हो गया होगा कि मैम आप नहीं भी बताएंगे तो भी हमको पता है। CO2 का बढ़ जाना, ग्लोबल वार्मिंग हो जाना, बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, ग्लेशियर्स का पिघलना, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। सॉइल एरोजन हो जाना, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाना, सॉइल फर्टिलिटी कम होना, जमीन का बैरन हो जाना, देयर आर सो मेनी थिंग्स।
जो कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से होती है। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि डिफॉरेस्टेशन हम करें और फिर हमारे कॉन्सिक्वेंसेज जो इतने ज़्यादा और बढ़ें, ठीक है। ऑलरेडी इतने ज़्यादा है कि हमको उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, इनको बढ़ाने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। दैट इज़ वाई हम चाह रहे हैं कि भी पेपर को सेव किया जाए। पेपर अगर सेव किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ट्रीज भी बचेंगे, और अगर ट्रीज बचेंगे तो फिर क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा। फाइन, चलो। और पेपर को बचा कैसे सकते हैं हम, कौन कौन से वे से पेपर को बचा सकते हैं? द फर्स्ट थिंग इज कि यूज को कम कर दे, वेस्ट करना कम कर दे, जितना हो सके पेपर का वेस्टेज कम कर दे। भाई आपको अगर आधे पेज का काम है तो फिर आप आधे पेज में ही करो ना, वो जो हाफ पेज है उसको क्यों खराब करना है साथ साथ में? भाई फाड़ा, हाफ में यूज किया, बाकी बाहर फेंक दो। क्यों फेंक दो उसको बाहर? जब हाफ पेज का वर्क था तो पीछे का पेज भी तो बाकी है, नीचे का हाफ पेज भी बाकी है, तो उसको यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं है कि पेपर जो है, एक पेपर बचाने से क्या हो जाएगा, नहीं, एक एक पेपर बचाओगे ना तो बहुत सारी चीजें बचेंगी। सिर्फ एक एक पेपर अगर हर एक इंसान बचा लेगा ना तो सोचो कितने सारे पेपर बचेंगे, और इतने सारे अगर पेपर बचते हैं तो जो कितने सारे ट्रीज भी बच जाएंगे जिनको काटने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और वन मोर थिंग कि जितने पेड़ हमने काटे हैं उससे ज्यादा या उतने ही पेड़ हमको लगाने हैं ऑफ द सेम स्पीशीज, सेम ही स्पीशीज के पेड़ लगाने हैं, ताकि उससे क्या होगा कि भाई जिस पेड़ को आपने काटा कुछ टाइम के बाद वो पेड़ फिर से एक नया पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, एक नया पेड़ वहां बन जाएगा, और जितने ज्यादा उस पेड़ को काटने से कंसिक्वेंसेस हुए थे वो सारे धीरे 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 कवर होने लग जाएंगे। फाइन। तो उसके अलावा हमको क्या करना है, वेस्टेज ऑफ पेपर को कम कर देना है, ठीक है। रिड्यूस द वेस्ट ऑफ पेपर, रिड्यूस द वेस्ट ऑफ पेपर। एंड वन मोर थिंग हम क्या कर सकते हैं, हम उस पेपर का रीयूज कर सकते हैं। हमने 3 R's पढ़े हैं, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, तो बस उन्हीं को फॉलो करना है। रीयूज कर सकते हैं हम पेपर को, जितना हमने यूज किया उसको हम फिर से यूज कर ले। कैसे करेंगे? तो देखो, अगर हम पेंसिल से कहीं लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो थोड़े टाइम के बाद लाइट हो जाता है, तो क्यों ना हम उसके बाद उसके ऊपर पेन से लिख दें। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और ऐसा भी नहीं करना है कि हाफ पेज को यूज किया तो बाकी पूरा फेंक दे, नहीं, वो हाफ पेज रखा रहने दो। प्लस रोज के रोज अगर आप क्या कर रहे हो, सपोज किसी को होता है कि ड्राइंग बनाने का बहुत शौक है, तो वो क्या करता है, ड्रॉ करता है, नहीं अच्छा बना फाड़ के फेंकेगा, फिर ड्रॉ करेगा, नहीं अच्छा बना फिर फाड़ के फेंकेगा। वो कंटिन्यूअस इस प्रोसेस से एक बार देखो आसपास में कितने ज्यादा जो पेपर है वो वेस्ट हो जाते हैं। अब उन्हीं पेपर को एक बार देख के सोचो कि हमने एक पेड़ को वेस्ट कर दिया। इज इट? ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग कि अगर आप बुक्स यूज कर रहे हो तो उसको इस तरीके से यूज करें कि भाई नेक्स्ट ईयर अगर हम किसी को दे भी तो वो उसके काम आ जाए। उसको बिल्कुल खराब नहीं कर देना है कि नहीं अब तो बस को यूज कर ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसको रीयूज के लायक छोड़ना है, ताकि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर जो भी पर्सन होगा, आसपास में होते हैं कई बार, तो जिनको हम बुक्स दे सकते हैं ताकि वो उन्हीं बुक्स का यूज कर ले। फाइन। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं पेपर की। तो रिसाइकलिंग के लिए प्रॉपर चैनल में भेजना होता है। ऐसा नहीं है कि मर्जी हो जाए, हमने पेपर को फेंक दिया अपने आप कोई ले जाएगा, नहीं, अपने आप कोई नहीं लेकर जाएगा। आपको क्या करना होता है, ये जो सारे पेपर्स होते हैं अपने उनको इकट्ठा करना होता है। इकट्ठा करके हमको कहाँ देना होता है, इकट्ठा करके ये हमको देना होता है हमारे रद्दी वाले भैया को। रद्दी वाले भैया आते हैं ना, बिल्कुल आते होंगे आपके घर में भी। इवन रद्दी वाले पैसों से तो मुझे लगता है पार्टीज होती है घरों में, मेरे घर में तो होती है भाई। सो उन रद्दी वाले भैया को सारे के सारे पेपर आपको दे देने हैं, सो दैट क्या होगा कि वो जो भैया है वो उन पेपर्स को लेंगे और प्रॉपर जहां पर रिसाइकलिंग होती है वो वहां पर उनको भेज देंगे। भाई हम तो वहां जा नहीं सकते, ना हमको पता होता है और ना ही हम सोचते कि भाई इतना अब कौन जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, रद्दी वाले भैया को देंगे और वो भैया क्या करेंगे, उन पेपर्स को ले जाकर रिसाइकलिंग में दे देंगे। और वहां पर क्या किया जाता है, उसकी रिसाइकलिंग की जाती है, सो दैट कि उस पेपर को फिर से यूज किया जा सके। और उस रिसाइकलिंग से क्या होगा, रिसाइकलिंग से कई बार आपने देखा होगा ना कि जो रफ नोटबुक्स होती है वो पूरी थोड़ी सी ब्लैक टाइप की होती है, तो बाकी पेपर से ब्लैक है, बाकी सारे पेपर तो बहुत गोरे गोरे से होते हैं, व्हाइट होते हैं। वो जो रफ पेपर होते हैं वो थोड़े से ब्लैक होते हैं और थोड़े थिन भी होते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि बिकॉज वो रिसाइकल्ड है, जो आपने ऑलरेडी यूज कर लिया था, तो अब क्या किया गया, उसको रिसाइकल किया गया। रिसाइकलिंग के बाद में जो पेपर आता है थोड़ा सा इस तरह का होता है, लेकिन ठीक है, एक ही पेपर को 4 to 5 टाइम्स जो है वो रिसाइकल किया जा सकता है। उसके बाद नहीं होगा, लेकिन 4 to 5 टाइम्स जो है उसको रिसाइकल किया जाता है। और रिसाइकलिंग की वजह से ही हम पेपर को बचा सकते हैं और साथ ही साथ हम जो है क्या कर सकते हैं, पेड़ों को भी बचा सकते हैं। तो हमें पेपर को भी बचाना है और पेड़ों को भी बचाना है। तो ऐसा नहीं है कि हम पेपर क्यों बचाएं, नहीं, पेपर को बचाओगे तब भी जो है हमारे पेड़ जो है वो बचे रहेंगे। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो नाउ हमारा चैप्टर होता है यहाँ कंप्लीट विद क्वेश्चन आंसर्स। ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखे,
तो आई होप कि अब आपको एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होगी। स्टिल अगर लगता है कि कंफ्यूजन है, नहीं समझ आ रहा, नहीं याद रह रहा है, कैसे करे क्या करे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।